हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक मैराथन के जैसा ही क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और वो भारत की विदेश नीति पर होने वाला है क्लास। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति पर ये क्लास होगा, बट ये हम दो तीन पार्ट में देखेंगे, जिसको हम दो दो घंटे की या तीन तीन घंटे की क्लास में एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। या इस क्लास की सबसे खास विशेषता क्या है कि ये जो पीडीएफ बनाई गई है, ठीक है, इस पीडीएफ में मेरे द्वारा जो मैंने 13 बार नेट क्लियर किया हुआ है, उस नेट क्लियर करने के दौरान जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ठीक है, जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसी शॉर्ट नोट्स का मैंने हेल्प लिया है और उसी शॉर्ट नोट्स से मैंने ये पूरा कंटेंट तैयार किया है। और इस शॉर्ट नोट्स की ये विशेषता थी कि इसमें से लगभग फॉरेन पॉलिसी के जितने भी क्वेश्चन आते थे, लगभग 95% क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं हम अपनी पीपीटी की तरफ और देखते हैं भारत की विदेश नीति क्या है, कैसे कैसे भारत की विदेश नीति चलती है। ठीक है, सबसे पहले अगर परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें कि विदेश नीति क्या होती है, तो विदेश नीति द्वारा कोई भी राष्ट्र जो है अपने हित को, भौतिक एकता और अखंडता को, राष्ट्रीय स्थायित्व व समृद्धि को सुनिश्चित करने का एक प्रयास करता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को विदेश नीति बोला जाता है। ठीक है, यानी फॉरेन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके थ्रू कोई भी कंट्री, कोई भी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। फिर साथ ही यह उन क्रियाकलापों का समुच्चय भी होता है जिसमें किसी राष्ट्र के व्यवहार को अपने हित के अनुकूल समायोजित करने में सफल हो जाते हैं। यानी कि दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को अपने हितों के अनुकूल मोड़ना भी विदेश नीति का एक लक्ष्य होता है, विदेश नीति का एक पार्ट भी होता है। ठीक है, थ्रू फॉरेन पॉलिसी अ नेशन ट्राइज टू इंश्योर इट्स इंटरेस्ट एंड फिजिकल यूनिटी, इंटेग्रिटी, नेशनल स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इट इज ऑल्सो सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर सक्सेसफुल इन एडजस्टिंग द बिहेवियर ऑफ नेशन अकॉर्डिंग टू इट्स इंटरेस्ट। तो इसमें फॉरेन पॉलिसी में बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करें तो फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति किसी भी देश की वह नीति होती है जो अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के लिए वह दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने में प्रयोग करता है। अब विदेश नीति के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनमें विदेश नीति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारत की विदेश नीति में क्या है, मैत्री और सह अस्तित्व पाया जाता है। भारत की विदेश नीति में विरोधी गुटों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि अगर भारत का कोई दुश्मन है, कोई दुश्मन देश भारत का है, तो भारत उस देश के साथ क्या करता है, भारत उस देश के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। फिर भारत की विदेश नीति में साधनों की पवित्रता पर बल दिया गया है। फिर एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोच्चता के प्रति पारस्परिक समानता का भी भाव देखने को हमें भारत की विदेश नीति में मिलता है। यानी कह सकते हैं कि पंचशील के सिद्धांत। ठीक है, पंचशील के सिद्धांत जो है भारत की विदेश नीति में है, या अनाक्रमण करना, परस्पर जो है आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति में है, यूएनओ का समर्थन भारत की विदेश नीति में किया गया है। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति के ये तत्व हैं। भारत की विदेश नीति जो होती है इन्हीं सारे एलिमेंट्स पर डिसाइड होती है कि भारत की विदेश नीति में क्या क्या चीजें कैसे कैसे किस डायरेक्शन में चलेंगी। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं पीस एंड फ्रेंडशिप एंड को एग्जिस्टेंस की, कोऑर्डिनेशन अमंग अपोजिंग ग्रुप में, या फिर सैंक्टिटी ऑफ मीन्स में, म्यूचुअल इक्वलिटी टुवर्ड्स ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सुप्रीम पावर का हम क्या करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, म्यूचुअल इक्वलिटी देंगे। फिर नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन म्यूचुअल इंटरनल मैटर्स में, फिर पीस को एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, फिर नॉन अलाइनमेंट आएगा और सपोर्ट्स ऑफ यूनो। इन सब चीजों का हम भारतीय विदेश नीति में अपने समन्वय करके देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं विदेश नीति हमने बना ली, विदेश नीति के क्या क्या तत्व होते हैं, अब विदेश नीति के क्या लक्ष्य होते हैं, ये सब चीजें देखते हैं। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की विदेश नीति के निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य हैं या नहीं है। ठीक है, अब ये इसी में से दो तीन ऑप्शन और ऐड कर देगा कि भारत की विदेश नीति में साम्राज्य विस्तार का लक्ष्य पाया जाता है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत की विदेश नीति में साम्राज्य विस्तार नहीं पाया जाता है। चलिए देखते हैं भारत की विदेश नीति के लक्ष्य क्या हैं। अपनी आंतरिक शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना भारत की विदेश नीति का लक्ष्य है। बाहरी देशों से आक्रमण से भारत को सुरक्षित रखना, यह भी लक्ष्य है। मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक सुरक्षा का विकास करना भारतीय विदेश नीति का लक्ष्य है।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय का सहयोग प्राप्त करना भारतीय विदेश नीति का लक्ष्य है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जैसे यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, है ना, यूरोपियन यूनियन, आसियान, ये सब क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इनका भारत सहयोग प्राप्त करना चाहता है। फिर आर्थिक कूटनीति को सक्षम बनाना। आर्थिक कूटनीति में क्या होती है, आर्थिक कूटनीति को हम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बिजनेस, व्यापार, है ना, एक देश के साथ दूसरे देशों के साथ हम कैसे व्यापार करेंगे, इसी के थ्रू हम आर्थिक कूटनीति या इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बोलते हैं, ठीक है। मेंटेनिंग इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, डेवलपिंग साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सिक्योरिटी, गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम इंटरनल कम्युनिटी, फिर मेकिंग इकोनॉमिक डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्ग। तो ये भारत की विदेश नीति का क्या है, लक्ष्य है। इसको आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन नेट में बनते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप प्लीज इन सब चीजों को आप एक बार जरूर चेक करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भारतीय विदेश नीति के, अब यहाँ पे देखिए भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं। अब यहाँ पे जैसे देखो, भारत की विदेश नीति बनाते समय बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो पहला इंटरनल फैक्टर होता है, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। एक आंतरिक कारक होते हैं, दूसरे बाह्य कारक होते हैं। आंतरिक कारक में क्या आते हैं, आंतरिक कारक का मतलब है देश के अंदर की चीजों को, ठीक है, यानी भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखेगा, आंतरिक कारक है। फिर भारत अपनी भौगोलिक एवं राजनीतिक सिचुएशंस को अच्छा बना के रखेगा, ये आंतरिक कारक में आएंगे। फिर बाह्य कारक में भारत की विदेश नीति कैसे चलती है, बाह्य कारक यानी एक्सटर्नल फैक्टर में भारत पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे बनाएगा, पड़ोसी देशों का स्वरूप कैसा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम एक्सटर्नल फैक्टर में चीजों को रखते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय वातावरण कैसा है, इंटरनेशनल जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भारत अपनी विदेश नीति को सुधारता है। अब यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में भारत अपनी विदेश नीति को अंतरराष्ट्रीय वातावरण के अनुसार संचालित करता है, तो क्या बात सही है, तो बिल्कुल सही बात होगी, क्योंकि भारत की विदेश नीति जो है वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होती है, अपने आप को शिफ्ट करती रहती है, अपने आप को चेंजेस करती रहती है। यानी जैसे विश्व समुदाय का वातावरण होगा, जैसे विश्व में वातावरण बना रहेगा, वैसे ही भारत अपनी विदेश नीति को संचालित करने में आगे रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप भारत की विदेश नीति में जरूर सीखेंगे। अब देखते हैं भारत की विदेश नीति को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये चार्ट आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। देखिए भारत की विदेश नीति में एक होता है ज्योग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक कारक होता है। इतिहास और परंपराएं भी प्रभावित करती है भारत की विदेश नीति को। फिर राजनीतिक समूह भी प्रभावित करते हैं, फिर प्रेशर ग्रुप्स भी प्रभावित करते हैं, फिर नॉन एनआरआईज भी प्रभावित करते हैं, फिर इसके साथ ग्लोबल इकोनॉमिक सोशल एनवायरनमेंट भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख कारक माने जाते हैं, ठीक है। अब भौगोलिक कारक में क्या, कैसे कैसे भारत की विदेश नीति भौगोलिक कारक के माध्यम से प्रभावित होती है, यानी भारत की स्थिति कहाँ पे है, ठीक है, भारत का लैटिट्यूड लैंगिट्यूड कैसा है, उन सब पे भी डिपेंड करता है कि भारत की विदेश नीति कैसी होगी। भारत का जलवायु कैसा है, जलवायु भी किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। फिर किस भारत के पास खनिज संसाधन कैसे हैं, अगर ज्यादा खनिज संसाधन होंगे तो भारत की विदेश नीति जो है, भारत के दूसरे देशों के साथ संबंध ज्यादा अच्छे बनने के चांसेस है, क्योंकि बड़ी बड़ी महाशक्तियां भारत के साथ अपना संबंध बनाना चाहेंगी। क्यों बनाना चाहेगी, क्योंकि उनको मिनरल रिसोर्सेज यहां से भारत से मिल सकते हैं, ठीक है। अब जनसंख्या भी क्या करती है, पॉपुलेशन भी हमारी भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर पॉपुलेशन यंग है, ठीक है, अगर हमारे यहाँ की पॉपुलेशन युवा है ज्यादा, तो युवा लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं चीजों की। जब डिमांड करेंगे तो मार्केट बड़ा होगा भारत का, तो जब भारत का बड़ा बाजार होगा तो बड़े बड़े विदेशी कंपनियां भारत में अपना सामान बेचने के लिए आएंगी। तो जब विदेशी कंपनियां आएंगी तो उस विदेशी कंपनियों के साथ वो देश भी आएगा, ठीक है, भारत के साथ अपने अच्छे संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन कभी कभी जनसंख्या क्या होती है, किसी भी देश की विदेश नीति पर बोझ बन जाती है। कब बनती है बोझ, ये जब अनस्किल्ड जनसंख्या हो, ठीक हो, जब भारत की जनसंख्या या किसी भी देश की जनसंख्या अनस्किल हो, अकुशल हो, तब वो किसी भी देश के लिए वो बोझ बनने का काम करती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों के लिए एक प्रोग्राम चलाया था, स्किल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। क्यों चलाया गया, क्योंकि इंडिया के लोगों में स्किल को डेवलप करना है,
स्किल के थ्रू जब इनका डेवलपमेंट होगा तो ये अपने स्किल को बढ़ा करके प्रोडक्शन में लगाएंगे चीजों को, जो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो चीजों का एक्सपोर्ट करेंगे, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो सारी चीजों का बेनिफिट हमें मिलता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। फिर इतिहास और संस्कृति जो होती है भारत की विदेश नीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे इतिहास और संस्कृति में बात करें, भारत श्रीलंका के संबंध तो रामायण काल से चले आ रहे हैं, महाभारत काल के चले आ रहे हैं, ठीक है। भारत नेपाल के संबंधों को अगर देखें तो ये भी रामायण से जुड़ा हुआ है, सीता जी को नेपाल से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इतिहास और परंपराएं हैं जो भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भारत की विदेश नीति में दबाव समूह या राजनीतिक समूह कैसे भूमिका निभाते हैं, तो राजनीतिक समूह जो होते हैं वो भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे कि दल हो गए और व्यवस्थाएं होंगे। दल में दो दल हो जाते हैं, फिर राष्ट्रीय दल भी और क्षेत्रीय दल भी। क्षेत्रीय दलों में आप देखेंगे, जैसे कि आप देख लो बांग्लादेश के साथ अगर भारत के संबंध बनेंगे तो वहां पे क्षेत्रीय दलों का भी ध्यान रखा जाएगा। जैसे कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि भारत कोई ऐसा बांग्लादेश के साथ समझौता न करे जिससे कि बांग्लादेश के लोगों को या क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंचे, ठीक है। तो क्षेत्रीय दलों को भी ध्यान में रखा जाता है किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारित करने में। फिर व्यवस्थाएं भी विदेश नीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ के साथ इसमें अगर मान लो व्यवस्था अगर लोकतांत्रिक है, किसी भी देश की व्यवस्था अगर लोकतांत्रिक है तो वहां की विदेश नीति भी अच्छी होगी, उदार होगी और लिबरल होगी, ठीक है। और जहां की व्यवस्थाएं जो हैं वो कम्युनिस्ट बेस पे होंगी या कट्टरपंथी होंगी तो वहां की विदेश नीति जो होगी वो बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी और उस देश के साथ कोई भी देश संबंध स्थापित करना नहीं चाहेगा। तो व्यवस्थाओं का भी भारत विदेश नीति पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, चाहे वो भारत के संदर्भ में हो चाहे वो किसी भी देश के संदर्भ में। आज आप उत्तरी कोरिया के साथ कोई भी देश अपना संबंध बनाना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि वहां की पॉलिटिकल सिस्टम कैसी है, वन पार्टी सिस्टम है, वहां पे डिक्टेटरशिप है, ठीक है। तो वहां पे लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से सारी चीजें डिपेंड करती हैं भारत की विदेश नीति पर। और एनआरआई जो होते हैं, ठीक है, नॉन रेजिडेंस इंडियन जो होते हैं, जो भारत के लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं या किसी अन्य देशों में जाके बस गए हैं या वहां पे रह रहे हैं, वो भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं या किसी भी अन्य देश की विदेश नीति को वो प्रभावित करेंगे, ठीक है। फिर वैश्विक आर्थिक सामाजिक माहौल भी क्या करता है, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है। या फिर भारत की विदेश नीति को बनाते समय भारत जब अपनी विदेश नीति को बनाता है किसी देश के साथ तो वैश्विक और आर्थिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए बनाता है, ठीक है, कि आर्थिक स्थिति कैसी है, पर्यावरणीय मुद्दे क्या हैं, जाति धर्म आतंकवाद, ये सब चीजें भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आप चार्ट में समझ चुके होंगे। अगर आपने पहले कभी थोड़ी बहुत चीजें डिटेल में पढ़ी होंगी तो आपको यहाँ पे चीजें समराइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये चीजें आपको एक बार पहले बेसिकली सीखना पड़ेगा, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब मोटा मोटा चीज आपको याद रखना है कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है भौगोलिक कारक, इतिहास, राजनीतिक, दबाव समूह, अप्रवासी और वैश्विक, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। ये थोड़े डिटेल में आप जब बुक्स वगैरह पढ़ोगे या फिर जब मेरी इसके ऊपर भारत की विदेश नीति के ऊपर जब मेरा प्रॉपर वीडियो आएगा तो ये एक्चुअली क्या है कि अभी एग्जाम को देखते हुए 10 दिन एग्जाम और रह गया तो उसके रिगार्डिंग हमने एक क्रैश कोर्स के थ्रू जैसे कि मैराथन रिवीजन करा दें तो उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे स्टार्टिंग की है। बाकी हम भारतीय विदेश नीति को और अच्छे से डिटेल में सारी चीजों को एक एक पॉइंट्स को, सिचुएशन को, लोकेशन को, क्लाइमेट को, सारी चीजों को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा उद्देश्य क्या है कि आपने, मेरा मतलब मानना यह है कि आपने पहले चीजों को पढ़ रखा है तो हम यहाँ पे रिवीजन की बेसिस पे चीजों को यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब भारत की विदेश नीति को बनाने वाली कौन कौन सी संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर दैट मेक्स फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। संसद जो है हमारी भारत की विदेश नीति को बनाती है, विदेश मंत्रालय बनाता है, विदेश मंत्रालय में कैबिनेट सचिव आते हैं, विदेश सचिव आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को बनाते हैं, सेक्रेटरिएट होता है, सचिवालय होता है, फिर कुछ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है जैसे आईबी, रॉ, नेवी, आर्मी, ये सब क्या करते हैं, भारत की विदेश नीति को निर्माण करने में ये महत्वपूर्ण संरचनाएं मानी जाती है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इतने डिटेल में जाके नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाली संरचनाएं हैं, संसद है, विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, या नेशनल सुरक्षा सलाहकार है और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। तो इसी में से आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसके डीप में जाके नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। ये बात आप ध्यान रख के चलेंगे। चीजों को मैंने यहाँ पे समझने के लिए आपके लिए थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना दिया है जिससे आप आसानी से चीजों को समझ पाएंगे,
ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। और अब देखते हैं कि विदेश नीति क्या है। ठीक है, दूसरे देशों के साथ संबंध बनाना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों में भाग लेना ही क्या है, विदेश नीति है। यानी एक देश यानी भारत किसी भी देश के साथ संबंध बनाता है और भारत जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल इकोनॉमिक सेक्टर में पार्टिसिपेट करता है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को विदेश नीति के संबंध में हम देखते हैं। विदेश नीति उन नीतियों, हितों, उद्देश्यों, सिद्धांतों का समूह होता है जिनके द्वारा एक देश अन्य देशों के साथ अपना संबंध बनाता है, जिसका लक्ष्य क्या होता है, राष्ट्रीय हित होता है। अभी क्वेश्चन आया कि विदेश नीति का लक्ष्य क्या है, तो विदेश नीति का एक ही लक्ष्य होता है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाना, अपने राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाना, और इसके अलावा कोई भी विदेश नीति का उद्देश्य नहीं होता, फॉरेन पॉलिसी का और कोई एम नहीं होता। प्रत्येक देश का यही एक उद्देश्य होता है कि वह अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाए, अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाए। ठीक है, आगे देखते हैं विदेश नीति की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए जरूरत पड़ती है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें विदेश नीति की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग नेशनल इंटरेस्ट, इंश्योरिंग द कंट्रीज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल इश्यूज। ठीक है, जिससे कि हम वैश्विक देश में या विश्व में सभी देशों में क्या कर सके, अपनी पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर सके, इसलिए हमें विदेश नीति की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं भारतीय विदेश नीति के क्या क्या सिद्धांत हैं, एक एक चीजों को यहां पे थोड़ा सा समराइज वे में पढ़ते हैं। ठीक है, 1928 में कांग्रेस दल द्वारा जवाहरलाल नेहरू को प्रवक्ता बनाकर विदेश विभाग की स्थापना का फैसला किया गया। ठीक है, फिर 1936 में जवाहरलाल नेहरू को 1936 में राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय में विदेश विभाग की स्थापना की गई। तो आपको क्या करना है, ये वाले पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि ये थिंकर्स में ही पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए 1946 में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने व विदेश नीति विभाग के प्रभारी होने के कारण उन्होंने भारतीय विदेश नीति के कुछ उद्देश्य घोषित करते हुए कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना व क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करना भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य होगा या मुख्य लक्ष्य होगा। ऐसा किसका स्टेटमेंट है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब आपको बहुत ज्यादा हाईलाइटर वगैरह खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू कहा कि भारत की विदेश नीति का एक ही लक्ष्य है कि भारत की एकता और अखंडता की सुरक्षा करना, भारत को एक बना के रखना, भारत का यूनिफिकेशन करना। तो ये भारत की विदेश नीति का क्या है, मेन उद्देश्य है। ठीक है, इन 1928 द कांग्रेस पार्टी डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ फॉरेन डिपार्टमेंट बाय अपॉइंटिंग जवाहरलाल नेहरू एज अ स्पोक्स पर्सन। ठीक है, फिर 1936 में क्या होता है, द फॉरेन डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द कांग्रेस ऑफिस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राम मनोहर लोहिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1946 व्हेन जवाहरलाल नेहरू बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन पॉलिसी डिपार्टमेंट इमर्ज्ड, he declared the some objective of Indian foreign policy and said the main objective of Indian foreign policy will be protect Indian interest and achieve the goal of economic development and maintaining territorial integrity। तो ये इनका मेन अचीव रहा है। ठीक है, अब देखते हैं भारत की विदेश नीति के उद्देश्य क्या हैं। भारत की विदेश नीति के उद्देश्य के बारे में अगर आप भारतीय संविधान कभी पढ़े होंगे तो भारतीय संविधान के पार्ट 4 में भाग 4 में आर्टिकल 51 में नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व में जो है भारत की विदेश नीति के बारे में कुछ चीजें मेंशन की गई है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। नीति निर्माण में स्वतंत्रता बनाए रखना, ये क्या है, भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है। यानी भारत किसी भी देश के साथ कोई डिसीजन लेगा तो भारत स्वतंत्र होकर डिसीजन लेगा, किसी के दबाव में डिसीजन नहीं लेगा। यही भारत की विदेश नीति का क्या है, उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति को बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाना, यह भी भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने बताया कि भारत की विदेश नीति का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना। तो बिल्कुल है, यह प्राथमिक है। ठीक है, भारत की विदेश नीति का एकमात्र प्राथमिक लक्ष्य क्या है, पहला लक्ष्य है राष्ट्रीय हितों को पूरा करना। ठीक है,
India's foreign policy mentioned in Part 4, Article 51, Directive Principle of State Policy of the Indian Constitution, maintaining independence of maintaining independence in policy making, फिर promoting international security and peace, solving international disputes through arbitration। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये भारत की विदेश नीति के उद्देश्य है। यानी भारत विदेश नीति को बनाते समय क्या करेगा, किसी के भी दबाव में नहीं आएगा। इसीलिए भारत ने अपनी विदेश नीति को निर्धारित करते समय किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, न तो वह शीत युद्ध के समय, न तो वह अमेरिका के गुट में गया और ना ही वह यूएसएसआर के गुट में गया। भारत को पता था कि अगर हम किसी भी गुट में जाएंगे तो भारत की विदेश नीति दबाव में आ जाएगी, उस गुट का प्रभाव भारत के ऊपर पड़ने लगेगा। तो इसीलिए भारत ने स्वतंत्रता बनाए रखा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया। ठीक है, चलिए फिर और क्या उद्देश्य है भारत की विदेश नीति के, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग करना। ऐसा भारत क्यों कर रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, एक लोकतांत्रिक संस्था है, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, और भारत क्या करता है, भारत निशस्त्रीकरण पर बल देता है, भारत डिसआर्मामेंट पर फोकस करता है। फिर भारत का लक्ष्य क्या है, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, प्रजातिवाद व इन सब का विरोध करना है। ठीक है, क्योंकि भारत इन सब चीजों से भुगत चुका था। अंग्रेज लोगों ने भारत के ऊपर उपनिवेश बनाया, अपना साम्राज्यवाद स्थापित किया, जाति के आधार पर भेदभाव किया, हिंदू मुस्लिम के आधार पर भारत का विभाजन किया। तो भारत नहीं चाहता था कि कभी भी भारत ये सारी चीजें दूसरे देशों के साथ होने दे या दूसरे देशों के साथ ऐसा हो पाए। ठीक है, तो भारत इसका क्या करता है, अपोजिंग करता है, इसका ओपोनेंट करता है, कॉलोनियलिज्म का, इंपीरियलिज्म का एंड रेसिज्म का। ठीक है, फिर विकासशील देशों के मध्य सहयोग स्थापित करने पर बल देता है, भारत की विदेश नीति का यह लक्ष्य है। फिर सभी देशों के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश, अंतरण को सक्रिय सहज बनाना, ये सब क्या है, भारत की विदेश नीति के लक्ष्य है। इस्टेब्लिशिंग कॉपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। देखो अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि भारत डेवलपिंग कंट्रीज के बीच सहयोग क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि भारत चाहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज 1947 के बाद से जो देश आजाद हो रहे थे वो किसी भी गुट में न जाए। देखो अब यहां पे समझना थोड़ा सा, 1945 के बाद से क्या होता है, शीत युद्ध की शुरुआत होती है, यानी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो कोल्ड वॉर में अब देखिए 1947 या 1945 के बाद से क्या होता है, दुनिया के बहुत सारे देश क्या होते हैं, अब यहाँ पे उनको फ्रीडम मिल जाती है, अब ये स्वतंत्र हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। तो अब उन देशों के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो अमेरिका के साथ चले जाएं या तो वो सोवियत संघ के साथ चले जाएं। ठीक है, लेकिन भारत नहीं चाहता था कि जो ये नए आजाद देश हो रहे हैं ये किसी भी देश के दबाव में आए और किसी भी गुट में शामिल हो। तो भारत ने एक डिसीजन लिया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भारत सहयोग करेगा, और सहयोग इस बात का करेगा कि डेवलपिंग कंट्रीज के बीच क्या हो, व्यापार हो, डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में शांति एवं सहयोग की भावना बढ़े, और डेवलपिंग कंट्रीज जो है अपनी सबसे बड़ी बात जो है स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करें। ठीक है, इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1961 में क्या किया गया, नैम बनाया गया, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया गया, ये सारी चीजें की गई। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एक एक चीज करके भारत की विदेश नीति के तीन क्या आधार है, मुख्यतः क्या है, शांति की स्थापना है भारत की विदेश नीति का आधार, मित्रता है, और समानता के आधार पर भारत की विदेश नीति संचालित होती है। ठीक है, भारत की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है, शांति को बढ़ाना, मित्रता को बढ़ाना और समानता की भावना को बढ़ाना। ठीक है, यही तीन वर्ड ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ये बहुत बड़े वर्ड हैं, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत इलेबोरेशन में जाएगा चीजें आगे। ठीक है, आप बस अभी इतना बेसिक समझ चलें कि शांति, मित्रता और समानता की बात भारत की विदेश नीति के तीन आधार हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की बात करूं तो शांति में ही क्या आ जाएगा, पंचशील का सिद्धांत आ जाएगा। ठीक है, मित्रता में आप देखेंगे कि जो संधियां होती हैं भारत की विदेश नीति के थ्रू, क्या संधियां हैं। समानता क्या है, समानता भारत कहता है कि सभी देश के मध्य क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ भेदभाव ना कर सके। ठीक है, तो जैसे रंग के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव, इन सब के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर कोई भी देश विकसित हो या विकासशील देश हो भेदभाव न करें। तो ये सारी चीजें समानता को लेकर के भारत की विदेश नीति में बताई गई हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ प्रधानमंत्रियों का युग शुरू होता है और यहां से चीजें आपको समझने की जरूरत और ज्यादा पड़ने वाली है आपको। अब देखते हैं नेहरू का युग आता है, नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं 1947 से लेकर के
1964 तक इनका कार्यकाल चलता है। अंतरराष्ट्रीय और अखिल एशियावाद के समर्थक रहे हैं ये। इन्होंने अंतरराष्ट्रीयवाद पर बल दिया है और अखिल एशिया का मतलब है एशिया का एकीकरण करना, एशिया के एकीकरण के ये समर्थक रहे हैं। और इन्होंने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फाशीवाद का विरोध किया, ठीक है। और इनको भारत की विदेश नीति के सूत्रधार के रूप में भी जाना जाता है कि भारत की विदेश नीति के पिता कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री ये तो होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, विदेश मंत्रालय को भी अपने पास रखा, जिससे कि भारत की विदेश नीति क्या हुई, अधिक प्रभावित हुई। लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसकी विदेश नीति में कुछ कमियां और कुछ फायदे होते हैं, वो सब चीजें आगे हम चल के देखते हैं। उनके समय की विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलू को हम देखते हैं एक एक करके, जो निम्न प्रकार से होंगी। सपोर्टर ऑफ इंटरनेशनलिज्म यही ये, पैन एशियानिज्म के सपोर्टर हैं ये। फिर ये विरोध किसका करते हैं, इंपीरियलिज्म का ये अपोनेंट करते हैं, कोलोनियलिज्म का अपोनेंट करते हैं और फासिज्म का ये विरोध करते हैं, ठीक है। नेहरू कैन बी कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इनको इंडियन फॉरेन पॉलिसी का आर्किटेक्चर भी कहा जा सकता है, ठीक है, आर्किटेक्ट भी कहा जा सकता है। और बीइंग द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द फॉरेन मिनिस्टर, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट भी अपने पास रख लिया था, जो कि इनकी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू भारत की विदेश नीति, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल होती है। एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, इन्हीं के नेतृत्व में होता है प्रथम एशियाई मैत्रीपूर्ण सम्मेलन, फर्स्ट एशियन फ्रेंडशिप कॉन्फ्रेंस, जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में होता है, 1947 में होता है, दिल्ली में होता है, ठीक है। अब यहीं से क्या होता है, यहीं से सारी चीजों की शुरुआत होती है कि अब एशिया के देशों के एकीकरण पर बल दिया जाएगा, विकासशील देशों के साथ जो है सहयोग पर बल दिया जाएगा, और सारी चीजें जो है यहीं से धीरे धीरे गुटनिरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत की नींव भी बनने लगती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक एक सीक्वेंस इनका रखना पड़ेगा याद। अब देखिए, द्वितीय, पहला ये तो था, इसके बाद दूसरा एशियाई मैत्रीपूर्ण सम्मेलन होता है, फिर 1949 में होता है, नई दिल्ली में होता है। इसमें इंडोनेशिया के प्रश्न पर विचार करने के लिए 19 देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि जो दूसरा एशियाई मैत्रीपूर्ण सम्मेलन 1949 में हुआ, उसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो 19 देशों ने भाग लिया, जिसमें इंडोनेशिया पर डच का अधिग्रहण जो था उसकी निंदा की गई और इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की मांग की गई। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो एशिया के मैत्रीपूर्ण सम्मेलन हुए थे, उसमें कौन सा मैत्रीपूर्ण सम्मेलन था जिसमें इंडोनेशिया की स्वतंत्रता पर बल दिया गया और डचों ने जो इंडोनेशिया पर अपनी अधिग्रहण बना रखा था, अपना उपनिवेश बना रखा था, उसकी निंदा की गई। तो ये था दूसरा एशियाई मैत्रीपूर्ण सम्मेलन, सेकंड एशियन फ्रेंडली कॉन्फ्रेंस, दिल्ली में होता है 1949 में। इसमें इंडोनेशिया की क्या की जाती है, कंडेम्ड की जाती है, आलोचना की जाती है, और इंडिपेंडेंस फॉर इंडोनेशिया वॉज डिमांडेड। ये इसका मेन उद्देश्य रहा है, और इसके अंदर 19 कंट्री ने क्या किया था, भाग लिया था। अब देखिए, बोगुई एशियाई देशों का सम्मेलन होता है फिलीपींस में, 1950 में होता है, ठीक है। अब देखिए, एशिया के देशों पर सम्मेलन, ये सारी चीजें चल रही हैं। 1950 में फिर क्या होता है, फिलीपींस में एक सम्मेलन होता है, जिसके बाद क्या होता है, एशियाई राष्ट्रों के बीच में सांस्कृतिक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए फिलीपींस के शहर बोगुई में एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ। ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। बोगुई सम्मेलन कब हुआ, 1950 में हुआ। कभी कभी ये पेपर डीएसएसबी के पेपर में एग्जाम में पूछता है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो 1950 में बोगुई कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन पे एशियन नेशंस के बीच में कि कल्चरल और इकोनॉमिक कॉपरेशन पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में चीजों को नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है एक मैराथन क्लास है, एक रिवीजन क्लास है। मैं मान के चलता हूं कि आपने सारी चीजों को पहले से पढ़ रखा है और ये रिवीजन के लिए आप बस क्लास को देख रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत क्या है, कब आया, इसकी डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। पंचशील से अभिप्राय क्या होता है, आचरण के 5 सिद्धांत। 5 सिद्धांत 1 2 3 4 5 करके हम देखेंगे। पंचशील के 5 सिद्धांत गौतम बुद्ध के दर्शन पर आधारित हैं। ये सब क्वेश्चन बनते हैं। पंचशील सिद्धांत के बारे में कौन से कथन सही है, तो ये सारे स्टेटमेंट क्या है,
सही है। अभी चाहे मैं इसके क्वेश्चन बना दूं, चाहे आप इसको रिवीजन में रख लें, आपकी जैसी मर्जी, आप जिसमें आपकी खुशी हो आप उसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब देखिए पंचशील से अभिप्राय क्या है, आचरण के 5 सिद्धांतों से है। पंचशील के 5 सिद्धांत गौतम बुद्ध के दर्शन पर आधारित हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ पंचशील का सिद्धांत है। पंचशील के इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया, 29 अप्रैल 1954 को किया गया। 1954 के तिब्बत के संबंध में किया गया। किसके संबंध में किया गया क्वेश्चन, तिब्बत के संबंध में भारत और चीन ने मिलकर के किया। ठीक है, चीन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, चाउ एन-लाई थे, और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंचशील मीन्स 5 प्रिंसिपल ऑफ द कंडक्ट। द 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील आर बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ द गौतम बुद्ध। करेक्ट है। दिस प्रिंसिपल ऑफ पंचशील वॉज प्रोपाउंडेड इन एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिगार्डिंग द तिब्बत। ठीक है, तिब्बत 29 अप्रैल 1954। ठीक है, तो ये तिब्बत के संबंध में पंचशील सिद्धांत किया गया। कभी आप गलती से मत कर देना कि चाइना के संबंध में पंचशील सिद्धांत लाएगा, नहीं, पंचशील सिद्धांत तिब्बत के संबंध में आया था, और भारत और चीन के बीच में ये समझौता हुआ कि अब तिब्बत को भी एक पार्ट मान लिया जाएगा, ठीक है, चीन का, और भारत जो है, चाइना और भारत आपस में एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। चाइनाज प्राइम मिनिस्टर कौन थे, चाउ एन-लाई, एंड इंडिया प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी। अब देखिए पंचशील के 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये सब नेट के पेपर में आए हुए हैं एज इट इज क्वेश्चन। ठीक है, पहला सिद्धांत है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना है। यानी दोनों क्या करेंगे, दोनों देश चीन और भारत एक दूसरे की जो टेरिटरी बॉडी है, जो उनका लैंड एक्विजिशन है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, और एक दूसरे के देश का सम्मान करेंगे, और एक दूसरे पर दोनों कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। न तो भारत चीन पर आक्रमण करेगा और न ही चीन भारत पर आक्रमण करेगा। एक दूसरे के इंटरनल मामलों में कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। फिर समानता और पारस्परिक लाभ की बात की जाएगी। ठीक है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की गई। पंचशील के ये 5 सिद्धांत थे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, फिर इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स। ठीक है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अब इसी में से पांचों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ देता है निम्नलिखित में से पंचशील सिद्धांत के 5 जो पंचशील सिद्धांत है कौन कौन से इसमें से सही है, कौन से कथन गलत है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये लगभग 200 पेज के आसपास क्वेश्चन बनने वाला, पीपीटी होने वाली है, तो इसको हम कोशिश करेंगे 5-6 घंटे में खत्म करेंगे। पंचशील के सिद्धांत नैतिक शक्ति के प्रतीक हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि पंचशील के सिद्धांत जो हैं वो आर्थिक शक्ति के प्रतीक हैं या सामरिक शक्ति के प्रतीक हैं, तो ऐसे में क्वेश्चन आप जल्दी में झटके में गलत कर जाते हैं। बल्कि पंचशील का सिद्धांत जो है नैतिकता से जुड़ा हुआ है और यह नैतिक शक्ति का प्रतीक है। पंडित नेहरू ने एक बार कहा था कि यदि इन सिद्धांतों को सभी देश मान्यता दे दें, किस सिद्धांतों को, पंचशील सिद्धांतों को सभी देश अगर मान्यता दे दें तो आधुनिक विश्व की जो समस्याएं हैं उनका क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। ठीक है, फिर पंचशील समझौते के द्वारा भारत ने तिब्बत की स्वतंत्रता पर आवाज उठाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। जैसे ही भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954 को समझौता होता है, ठीक है, कि अब इसमें यह बोल दिया जाता है कि तिब्बत क्या हो जाएगा, तिब्बत जो है वो चीन का एक अभिन्न अंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह एक तरह से चीन को अपना आंतरिक मामला बताया कि अब इस समझौते में क्या हुआ कि यह बोल दिया गया कि तिब्बत क्या है, चीन का इंटरनल मामला है, तो अब भारत जो है तिब्बत के मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील आर सिंबल्ड अ मोरल स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है। पंडित नेहरू वंस सेड दैट इफ ऑल कंट्रीज रिकॉग्नाइज दीज प्रिंसिपल मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड विल बी सॉल्व। ठीक है, अगर पंडित नेहरू करें, अगर बहुत सारे देश अगर इस पंचशील सिद्धांत को मान ले तो क्या होगा कि जो हमारे जो आधुनिक विश्व की समस्याएं हैं वो क्या होंगी, जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। थ्रू द पंचशील एग्रीमेंट इंडिया स्टॉप्ड रेजिंग इट्स वॉइस ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ तिब्बत। ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। चाहे आप इसको शॉर्ट नोट्स बना लो, आप इसका भी शॉर्ट नोट्स बना लो, मैं तो कहता हूं अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो आप इसका भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ठीक है, इन अ वे इट टोल्ड चाइना दैट इट वाज अ इंटरनल मैटर। ठीक है, लेकिन ये जो बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं, ठीक है, स्टेटमेंट ही बन बन के कथन और कारण में क्वेश्चन आते हैं।
तो आप ये स्टेटमेंट को जरूर समझ के चलेंगे और तभी आपका फायदा होने वाला है। अगर आप केवल ये एक एक चीजों को शॉर्ट में बनाएंगे, बहुत ज्यादा शॉर्ट बना लेंगे, तो फिर आपको दिक्कत होने वाला। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आती तब आप शॉर्ट बनाओ, तो उसके लिए आपका फायदा होने वाला है। अब देखो, तिब्बत को चीन का एक अंग समझा जाने लगा। इसी समझौते के तहत 1954 के, चीन ने जब तिब्बत को बलपूर्वक अपने राज्य में मिला लिया तो तिब्बतियों ने हिंसक विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब देखो चाइना ने क्या किया, चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक कर दिया कि चाइना ने तिब्बत को अपने आप में मिलाना चाहा कि इससे क्या होता है, इससे तिब्बत में हिंसा बढ़ जाती है। और तिब्बत के लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया भाई। वो तिब्बत के लोग चाइना में नहीं मिलना चाहते थे, जिसे चीन ने शक्ति का प्रयोग करके अब उनके तिब्बतियों का क्या किया, तिब्बतियों के ऊपर प्रहार किया, उनका दमन किया। अब देखिए, चीनी तिब्बतियों के अत्याचार पर चीनी तिब्बतियों पर अत्याचार करने लगे। इस कारण तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा ने धर्मशाला में क्या कर दी, शरण ले ली। तो तिब्बत के धर्मगुरु जो थे वहां से भाग निकले, भाग करके कहां आ गए, भारत में आ गए। जब भारत में आ गए तो भारत में आते ही दलाई लामा के तो क्या हो गया, चीन इससे नाराज हो गया और फिर क्या कर दिया उसने, 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। देखो, अगर तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा अगर वहां से भागते नहीं, अब भाग करके इंडिया में नहीं आते बेसिकली, ठीक है, भागते तो चलो ठीक है, किसी दूसरे देश में चले जाते तो वो बात समझ में आती, लेकिन वो भाग करके कहां पे आ गए, धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आ गए। और इससे चीन को यह लगा कि ये सब कौन करवा रहा है तिब्बत में, भारत के सहयोग से हो रहा है। इससे चीन नाराज हो गया भारत को लेकर के और क्या कर दिया, भारत के ऊपर उसने अटैक कर दिया और भारत चीन का ये पहला युद्ध हो जाता है 1962 में। ठीक है, अब देखते हैं फिर ये तो 1954 का हमने अभी देखा कि 1954 का पंचशील सिद्धांत था ये। फिर इसके बाद हम देखेंगे 1955 में क्या होता है, बांडुंग सम्मेलन होता है। क्या होता है, 1955 में बांडुंग सम्मेलन होता है, बांडुंग में, ठीक है, बांडुंग में एक सम्मेलन होता है जिसको, इसका नाम क्या है, एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955। अप्रैल 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में अफ्रीकी एशियाई देशों का सम्मेलन आयोजित किया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन भारत, वर्मा, ठीक है, इंडोनेशिया ने संयुक्त रूप से किया। बांडुंग सम्मेलन में क्या होता है, पंचशील के सिद्धांतों पर जोर दिया गया। ये वाला नेट में एज इट इज लाइन उठ के आई हुई है। ठीक है, बांडुंग सम्मेलन कब होता है, 1955 में होता है, अप्रैल 1955 में। और इसमें अफ्रीका और एशिया के देशों ने मिलकर के भाग लिया। ये दूसरा पॉइंट आपका होना चाहिए। और इस जो बांडुंग सम्मेलन जो होता है, इसमें बर्मा, भारत और इंडोनेशिया ने मिलकर के क्या किया, इसको ऑर्गेनाइज किया। और इसी बांडुंग सम्मेलन में और क्या चीजें हुई, पंचशील के सिद्धांतों पर क्या होता है, ये जोर दिया जाता है। ठीक है, सॉरी, पंचशील नहीं, यहां पे गुटनिरपेक्ष होना चाहिए, गुटनिरपेक्ष। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा आप सही करेंगे। बांडुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों पर जोर दिया गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, पंचशील नहीं होगा, गुटनिरपेक्ष होगा। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वर एम्फेसाइज इन दिस बांडुंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस के बारे में था। तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको इतनी चीजें याद होनी चाहिए कि ये कब हुआ, 1955 में हुआ, अप्रैल में हुआ। ठीक है, अप्रैल 1955 को भी याद रखना है। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश भाग लिए, अमेरिका के देशों ने भाग लिया नहीं, एशिया और अफ्रीका के देशों ने भाग लिया, अफ्रीकी एशियाई देशों ने भाग लिया। इसका आयोजन किन किन ने किया, बर्मा, इंडोनेशिया और भारत ने किया। बांडुंग सम्मेलन में पंचशील नहीं बल्कि गुटनिरपेक्ष, ठीक है, गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों पर जोर दिया गया कि अब यहां से गुटनिरपेक्षता की शुरुआत होती है। ठीक है, पंचशील तो हमने ऊपर पढ़ लिया था। अब होता क्या है कि एक्चुअली टाइपिंग करते करते क्या होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो इस वजह से आप इसको थोड़ा सा करेक्ट करें। मैं आपको करेक्ट करके ही पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, पंचशील आप कट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, इस सम्मेलन में विश्व के गुटों से अलग रहने का निर्णय लिया गया। क्या लिया गया, इस सम्मेलन में विश्व के जितने भी गुट हैं, जैसे कि अमेरिका का गुट और यूएसएसआर का गुट, ठीक है, इन सब गुटों से क्या किया गया, दूर रहने का निर्णय लिया गया। यानी कि गुटनिरपेक्षता का आधार जो है पहली बार कहां देखने को मिलता है, तो बांडुंग सम्मेलन में। बांडुंग सम्मेलन 1955 इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एशिया और अफ्रीका के
देशों ने भाग लिया। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 29 एशियाई अफ्रीकी देशों ने भाग लिया। कितने देश थे, 29 देशों ने भाग लिया, ठीक है। 29 एशियाई अफ्रीका देशों ने भाग लिया। अब इसमें कभी कभी आता है कि 29 देशों में कौन कौन से थे, तो 23 देश जो थे एशिया के थे, 6 अफ्रीकन कंट्रीज थे, इस तरीके से आता है। तो बांडुंग सम्मेलन में आपको क्या क्या याद रखना है, एक बार फिर से देख लो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एग्जाम में बार बार यहां से क्वेश्चन पूछाता है। अप्रैल 1955 में, ठीक है, अप्रैल 1955 में होता है। इस सम्मेलन में क्या होता है, पहली बार यहाँ नैम की गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत या आधार यहाँ पे बनता है। और इसमें एशिया अफ्रीका देशों का जो है सम्मेलन होता है, एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज इसमें भाग लेते हैं। और इसमें पहली बार जो है किसी भी ग्रुप से हम किसी भी ग्रुप में नहीं जाएंगे, ऐसी बात पहली बार यहाँ पे रखी गई, ठीक है। गुटनिरपेक्षता का आधार होता है ये, बेसिस ऑफ नॉन अलाइनमेंट। फिर 29 देशों ने भाग लिया। कभी क्वेश्चन ये पूछा गया है, नेट के पेपर में आया हुआ है, आप देखेंगे 2010 या 2012 की इसी के बीच में कोई पेपर हुआ था नेट का, उसमें पूछा गया है कि जो बांडुंग सम्मेलन 1955 होता है उसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो एशिया अफ्रीका के 29 देशों ने भाग लिया था। अब देखिए इसके बाद होता है सिंधु समझौता, सिंधु जल समझौता है ये, भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है ये, ठीक है। इसकी मध्यस्थता कौन करता है, विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत तथा पाकिस्तान के बीच 9 वर्षों तक चली बातचीत के बाद 19 दिसंबर 1960 को 1960 में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन ये प्रभावी कब होता है, ये दिसंबर में समझौता इस पर सिग्नेचर किया गया, लेकिन ये अप्रैल से क्या होता है, प्रभावी होता है। तो प्रभावी वाला इतना आपको याद नहीं रखना, बस दिसंबर 1960 याद रखना है, ठीक है। 19 दिसंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता किया जाता है, जिसमें मध्यस्थता कौन करता है, विश्व बैंक की अध्यक्षता में ये होती है समझौता, ठीक है। विश्व बैंक ने भी इस पर हस्ताक्षर किया था इस समझौते में, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये समझौता जो हुआ था, ये विश्व बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष यूजीन ब्लैक की पहलों का परिणाम है। यूजीन ब्लैक जो थे, ये विश्व बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष से रह चुके थे। इनकी पहल किया, इन्होंने एक इनिशिएट किया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है, ये समझौता हो जाता है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। After 9 years of negotiation between India and Pakistan under the mediation of the World Bank, the Indus Water Treaty was signed 19 December 1960, इफेक्टिव याद इतना नहीं रखना है, इसको आप जरूर नहीं, ठीक है। The World Bank is also signatory it. This treaty is the result of initiative taken by the former World Bank President यूजीन ब्लैक, ठीक है। तो यूजीन ब्लैक की अध्यक्षता में क्या होता है, ये पहली बार यूजीन ब्लैक की अध्यक्षता में क्या होता है, ये इन्होंने पहल किया कि भारत और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, एक समझौता कर लेना चाहिए, सिंधु नदी जल विवाद को खत्म करना चाहिए। इस पर किन किन ने सिग्नेचर किए, तो भारत के उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, आयूब खान ने हस्ताक्षर किया। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें, यह संधि जो है सिंधु बेसिन से होकर बहने वाली 6 नदियों वाली सिंधु प्रणाली की नदियों के पूर्ण तथा संतोषप्रद उपयोग से संबंधित है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सिंधु बेसिन है, ठीक है, सिंधु नदी का बेसिन जो है उसमें 6 नदियां बहती हैं। अब 6 नदियों का पानी का उपयोग कौन कौन देश करेंगे, भारत और पाकिस्तान करेंगे। भारत कितनी नदियों का उपयोग करेगा और पाकिस्तान कितनी नदियों का उपयोग करेगा, ठीक है। पूरब की नदियां कौन सी होंगी, पश्चिम की नदियां कौन सी होंगी, इस पर भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या था, विवाद था। लेकिन जैसे ही सिंधु नदी जल समझौता होता है तो विवाद को जो है शॉर्ट आउट कर लिया जाता है, और इसमें डिफाइन किया जाता है कि कौन कौन सी नदियों पर भारत का अधिकार होगा और किन किन नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार होगा। इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सिंधु जल समझौते का महत्व क्या है। चलिए देखते हैं सिंधु जल समझौते का महत्व क्या है। इसे सर्वाधिक सफल और अंतरराष्ट्रीय संधियों में से एक माना जाता है, ठीक है।
जितनी भी समझौते हुए हैं अब तक भारत और पाकिस्तान को लेकर के, तो ये सबसे सफल समझौता माना जाता है। इसमें कोई विवाद ही नहीं हुआ, ये बहुत ही अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रीटीज में से इसको माना जाता है। यह समझौता दोनों देशों के मध्य प्रायः उत्पन्न होने वाले तनावों तथा विवादों के बावजूद भी आज कायम है। देखो आज क्या है, आज भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, विवाद बने हुए, आतंकवाद को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, विवाद है, लेकिन ये समझौता आज भी क्या है, कायम है, टूटा नहीं हुआ है। ठीक है, ये कहां, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के पेपर में आया हुआ शायद से, मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन ये पेपर आया हुआ है कि सिंधु जल समझौता जो है ये विवादों के बावजूद भी आज क्या है, बना हुआ है। ठीक है, इसने आधी शताब्दी से अधिक समय तक सिंचाई, जल विद्युत विकास की रूपरेखा प्रदान की है। ठीक है, ये सारी चीजें आप अच्छे से कवर करेंगे। द एग्रीमेंट हैज सर्वाइव्ड डिस्पाइट frequent tensions and disputes between the two countries. It has provided the framework of irrigation and hydropower development for more than half a century. अब देखिए, बेसिन के जल के साझेदारी के अनुपात की बात करें तो कि जो सिंधु की नदी की घाटी है उसमें से कौन कितना अनुपात में जल यूज करेगा, तो इसमें बताया गया कि सिंधु नदी प्रणाली के बहने वाले संपूर्ण जल की मात्रा का 80% पाकिस्तान के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, यानी सिंधु नदी जल का 80% यूज कौन कर सकता है, पाकिस्तान कर सकता है, तथा संपूर्ण आयतन में हिस्सेदारी को देखते हुए इसके निचले अपवाह क्षेत्र में आने वाले पाकिस्तान के लिए एक क्या है, उदार संधि है। यह प्रथम तथा एकमात्र ऐसी संधि है जो जल साझेदारी से आगे बढ़कर नदी बंटवारे तक को भी ये क्या करती है, शामिल करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिंधु नदी समझौता जो हुआ है इसमें 80% जल, नदी जल का बेसिन कौन यूज करेगा, पाकिस्तान के लिए रिजर्व रखा गया है। अब देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, यहां से नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको बिलीव नहीं तो आप 2018 से या 2023 के बीच में कोई जितने भी पेपर हुए हैं उसमें देखेंगे तो आपको सिंधु नदी जल विवाद से लेकर क्वेश्चन मिलेंगे, खास करके नदियों से। ठीक है, सिंधु जल बेसिन जो है, ठीक है, उसमें सिंधु जल बेसिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है कि पश्चिम की नदियां कौन सी होंगी, दूसरा है पूरब की नदियां कौन सी होंगी। ठीक है, सिंधु जल बेसिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पूरब, दूसरा पश्चिम। ठीक है, पश्चिम की नदियों पर किसका अधिकार होगा, पश्चिम की कौन कौन सी नदियां होंगी, झेलम, चेनाब और सिंधु। ये तीन नदियां कहां की हैं, पश्चिम बेसिन की नदियां हैं। ठीक है, पश्चिम की नदियों पर किसका अधिकार है, पाकिस्तान का अधिकार है। ठीक है, पश्चिम की नदियों पर किसका अधिकार है, पाकिस्तान का अधिकार है। तो अब यहां पे पाकिस्तान, अब क्वेश्चन यहां पर इनडायरेक्टली पूछेगा कि पाकिस्तान को पश्चिम की नदियों पर अधिकार है और साथ साथ पाकिस्तान को झेलम, पाकिस्तान को चेनाब और पाकिस्तान को सिंधु नदी जल पर क्या है, एकाधिकार प्राप्त है। तो बिल्कुल बात सही है, ये तीन नदियां जो हैं झेलम, चेनाब और सिंधु, याद कर लीजिए ये पाकिस्तान के अंडर में हैं और यही तीनों नदियां पश्चिम की नदियां कहलाती हैं। फिर पूरब की नदियों पर किसका नियंत्रण है, भारत का नियंत्रण है। पूरब की नदियां कौन कौन सी हैं, रावी हैं, व्यास हैं, सतलज हैं। ये तीनों नदियां पूरब की नदियां हैं और इन पर अधिकार किसका है, भारत का है। तो पूरब और पश्चिम की नदियों को मैंने एक डिवीजन के थ्रू यहाँ पे बता दिया है, जिससे कि आप बार बार कंफ्यूजन करके रटे ना, चीजों को आप एक माइंड मैप के थ्रू समझ लें। ठीक है, पश्चिम की नदियां पाकिस्तान की, पूरब की नदियां भारत की है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और डिटेल पूछता है कि पश्चिम की निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियां पश्चिम की हैं, तो ऐसे 5-6 नदियां दे देगा। पश्चिम में झेलम, चेनाब, सिंधु, पूरब में रावी, व्यास एंड सतलुज। तो ये पूरब की नदियां हैं और ये पश्चिम की नदियां, इस तरीके से आप याद रखेंगे। अब देखते हैं, ये तो सिंधु जल समझौता हो गया, नदियों का बंटवारा हो गया कि कौन सी नदी किसको मिलेगी, किस पर किसका ऑनरशिप होगा। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता कैसे आई, कब आई, क्यों आई, क्या परिणाम रहा इसका। ठीक है, गुटनिरपेक्षता देखते हैं, नॉन अलाइनमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति का दो ध्रुवों में विभाजन हो चुका था, एक तरफ अमेरिका हो गया था, दूसरी तरफ सोवियत संघ। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन हो चुका था, विश्व दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था। तो ऐसे में भारत के सामने समस्या थी कि भारत जो है साम्यवादी सोवियत संघ के साथ चला जाए या फिर पूंजीवादी अमेरिका के साथ जाए। ठीक है, दोनों जो थे
दोनों ध्रुवों द्वारा संसार के जो अभी नए नए देश जो आजाद हो रहे थे उनको अपने में शामिल करने की या अपने शासन प्रणालियों को या अपने विचारधाराओं के अनुकूल ढालने के भरसक प्रयास किए जा रहे थे। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही विश्व जो है 1945 के बाद जो है विश्व क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब शीत युद्ध शुरुआत होता है, कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, तो विश्व जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको, वीडियो बड़ी होने वाली है। चलिए, विश्व जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है यूएसएसआर, दूसरी तरफ होता है यूएसए। ठीक है, ये जो है पूंजीवादी ग्रुप है, कैपिटलिस्ट है, ये जो है साम्यवादी है। ठीक है, अब ये दोनों ग्रुप क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारे ग्रुप में जो है ज्यादा से ज्यादा देश शामिल हो जाएं या हमारी विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा देश क्या करें, स्वीकार करें। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि अब देखिए 1947 के बाद से एशिया और अफ्रीका के देश क्या होने लगे, आजाद होने लगे। जब देश आजाद होने लगे तो उनके वो एक तो आजाद हुए बेचारे, कहते नहीं कि एक तो जान बची तो लाखों पाए। अब आजाद हुए, अब आजादी के बाद इनकी हालत ऐसी थी कि ये बेचारे न तो जीने में थे और ना ही मरने में थे। ठीक है, अब इनको चाहिए थी मदद भाई, सीधी सी बात थी, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अंग्रेजों ने बर्बाद कर रखी थी। ठीक है, पूरी तरीके से इनकी अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया था अंग्रेजों ने अपना गुलाम बना करके। तो अब जैसे ही ये आजाद होते हैं तो आजादी के बाद इनके सामने अब ये या तो यूएसए की तरफ जाएं या तो ये सोवियत संघ की तरफ जाएं। इनके सामने दो ही ऑप्शन थी, या तो इनके सामने तीसरा ऑप्शन था गुटनिरपेक्षता, ये किसी भी गुट में न शामिल हो। ठीक है, लेकिन अभी तक गुटनिरपेक्षता का विचार प्रॉपर तरीके से नहीं आया था। लेकिन अब होता क्या है यहाँ पे, अब जैसे 1947 के बाद से जो देश आजाद हो रहे थे, तो अमेरिका उनको प्रभावित करता कि आप हमारे देश में आ जाओ, हमारे खेमे में आ जाओ, हमारी विचारधारा को स्वीकार कर लो, लोकतंत्र को एक्सेप्ट कर लो। तो दूसरी तरफ वही सोवियत संघ जो था, वो जो आजाद नए नए देश हो रहे थे उनको कह रहा था कि आप हमारे देश में आ जाओ, हम आपकी मदद करेंगे, आपको आर्थिक सहायता देंगे, फलाना फलाना करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे देश क्या हुए, जो बहुत सारे नए नए देश आजाद हुए, कुछ तो वो यूएसएसआर की तरफ चले गए, कुछ जो अमेरिका की तरफ चले गए या फिर अमेरिका की विचारधारा को स्वीकार कर लिया उन्होंने। तो इस तरीके से जो था विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, पीपीटी कहाँ गई भाई, ये रही। लेकिन इसी समय भारत ने यह डिसीजन किया कि हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, न तो हम अमेरिका की तरफ जाएंगे, ना ही हम सोवियत संघ की तरफ जाएंगे। इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, तो इंडिया ने, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। अब देखो गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, क्या कि दुनिया की चीजों को आप इग्नोर करते रहो, आप गुटनिरपेक्ष हो। अमेरिका लड़ रहा है या रूस में क्या हो रहा है या फिर यूक्रेन में क्या चल रहा है, हमको भारत को किसी से कोई लेन देन नहीं, क्या है इसको गुटनिरपेक्षता बोलते हैं? नहीं, गुटनिरपेक्षता का मतलब तटस्थता नहीं होता, न्यूट्रलिटी नहीं होता। गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है विश्व में क्या चीजें चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग आप चीजों को डिसीजन लेना सीखें, न लेना सीखें, है ना, वो सारी चीजें क्या है, गुटनिरपेक्षता का पार्ट है। विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या अलग रहते हुए अपनी स्वतंत्र नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भाग लेना क्या कहलाता है, गुटनिरपेक्षता कहलाता है। यानी विभिन्न शक्तियां जो हैं इन गुटों से अलग रहो, चाहे अमेरिका की शक्ति हो चाहे वो सोवियत संघ की शक्ति हो, इनसे अलग रहकर अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाओ। ठीक है, अपने राष्ट्रीय हितों को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के अनुसार संचालित करो और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आप पार्टिसिपेट करो। यही क्या है, गुटनिरपेक्षता की नीति है। आप किसी भी गुट में शामिल ना हो, आप इंडिपेंडेंट पॉलिसी को फॉलो करो और अपने नेशनल इंटरेस्ट को क्या करो, आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है अंतरराष्ट्रीय मामलों में तटस्थता या विश्व की घटनाओं के प्रति उदासीनता नहीं है, बल्कि एक ऐसी रचनात्मक और स्वतंत्र नीति अपनाना है जो विश्व शांति एवं सद्भाव कायम करने में सहायक हो सके। इसी को क्या बोला गया है, गुटनिरपेक्षता बोला गया है। यानी गुटनिरपेक्षता एक ऐसी नीति है जो क्या करती है, किसी भी देश को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति निर्धारित करने में मदद करती है और किसी के भी दबाव में या किसी भी गुट में शामिल होने के लिए यह प्रमोट नहीं करती। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत ने अपने वैचारिक अधिष्ठान व हित के कारण दोनों गुटों मतलब अमेरिका और सोवियत संघ के गुटों से परस्पर इनके संघर्ष से दूर रहते हुए
एक निर्णय लिया, जो निर्णय कहलाया गुटनिरपेक्षता का निर्णय, ठीक है, गुटनिरपेक्षता का आधार। इंडिया डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ग्रुप्स यूएसए एंड यूएसएसआर ड्यू टू इट्स आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन एंड इंटरेस्ट, ठीक है। गुटों की राजनीति से अलग रहकर अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करना, जो आगे चलकर गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाई, ठीक है। भारत ने क्या किया, भारत ने दोनों गुटों से दूरी बनाई, न तो वो अमेरिका को समर्थन दिया, न ही वो सोवियत संघ को समर्थन दिया। हालांकि भारत ने आंतरिक समर्थन जो भारत का था वो सोवियत संघ की तरफ था, लेकिन भारत ने ऑफिशियल जो डिक्लेरेशन कभी भी किसी भी गुट में नहीं किया था, ठीक है। तो गुटों की राजनीति से भारत ने अपने आप को अलग किया, और भारत के सामने जो समस्याएं थी, विकास की समस्या, अब भुखमरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ तो भारत का विकास जो था बहुत लो स्तर पर था, ठीक है। तो भारत ने किसी भी गुट में शामिल होने के बजाय अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए सोचा, ठीक है, जो कि भारत की विदेश नीति की गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाती है, ठीक है। फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट, भारत ने अपने डेवलपमेंट पर फोकस किया और दोनों ग्रुपों से क्या किया, स्टेवे बनाने की कोशिश की। अब देखिए गुटनिरपेक्षता की शुरुआत 1955 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ने बांडुंग में 29 एशियाई और अफ्रीकी देशों के सम्मेलन आयोजित किया। आपने ऊपर अभी पढ़ा होगा कि 29 एशिया और अफ्रीका के देशों ने क्या किया, बांडुंग सम्मेलन में भाग लिया, और यहीं से बांडुंग सम्मेलन से ही गुटनिरपेक्षता का आधार शिला बनता है, ठीक है। बांडुंग सम्मेलन में तय किए गए सिद्धांतों के आधार पर 1956 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 3 प्रमुख नेताओं के प्रयासों से हुई है। अब वो 3 प्रमुख नेता कौन कौन से हम देखते हैं। फिर 1955 इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकर्नो ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑफ 29th एशियन अफ्रीकन कंट्रीज इन बांडुंग, ये याद रखना है। तो 29 एशियाई अफ्रीकी देशों का सम्मेलन जो हुआ था वो बांडुंग में हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दे रहा हूं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल डिसाइडेड इन द बांडुंग कॉन्फ्रेंस, द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वॉज स्टार्टेड 1956 with the efforts of 3 major leaders। वो 3 मेजर लीडर्स कौन थे जिनके एफर्ट से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत या नॉन नेम की शुरुआत रखी जाती है। तो इसमें थे यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, ठीक है, यूगोस्लाविया के टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के अब्दुल नासिर, ठीक है। इसीलिए शॉर्ट में बोला जाता है नेहरू नासिर टीटो, ठीक है। ये 3 लोगों ने मिलकर के गुटनिरपेक्षता का आधार रखा। इस आंदोलन की प्रेरणा जो है इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो और घाना के पहले प्रधानमंत्री क्वामे नक्रुमा ने भी दी थी, ठीक है। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकर्णो ने भी बताया था कि हमें किसी भी गुट में नहीं जाना चाहिए और हमें एक अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी चाहिए जो गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाएगी। ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे, तो नक्रुमा, क्वामे नक्रुमा, सुकर्णो, नेहरू, नासिर और टीटो, ये 5 मेंबर्स ऐसे थे जो गुटनिरपेक्षता की आधार के लिए जिम्मेदार थे। एक बार फिर से देख लें, टीटो मिस्र, यूगोस्लाविया के टीटो, मिस्र के कौन से थे, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के नासिर, फिर इंडोनेशिया के सुकर्णो थे और क्वामे नक्रुमा, ठीक है। ये 5 लोगों ने मिलकर के गुटनिरपेक्षता की आधारशिला रखी है। अब देखिए, एक है जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने गुटनिरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए उससे संबंधित 6 सिद्धांतों या उसको 6 अर्थों में व्याख्या की गुटनिरपेक्षता क्या है, और इन्होंने बताया कि गुटनिरपेक्षता जो है किन किन चीजों से अलग है, ठीक है। तो जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने बताया कि गुटनिरपेक्षता का 6 मतलब है, 6 इसके अर्थ हैं, 6 मीनिंग है इसके, और ये किन किन चीजों से अलग है। गुटनिरपेक्षता जो है अलगाववाद से अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं कि विश्व में कुछ भी चल रहा है आप विश्व से अलग हो जाओ तो आप गुटनिरपेक्ष हो, ये नहीं। गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि विश्व में क्या चीजें चल रही हैं उस पर आप सक्रिय रूप से नजर बनाए रखो और अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस पर डिसीजन लो, ये गुटनिरपेक्षता होती है। ये नहीं 2 देश आपस में लड़ रहे हैं तुम अपना क्या करें, वही है ना कि भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता, तो ये नहीं, ठीक है। गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि विश्व में क्या चीजें चल रही हैं उस पर नजर बना के रखना, अलग नहीं रहना विश्व से। अलगाववाद गुटनिरपेक्षता नहीं है।
अप्रतिबद्धता गुटनिरपेक्षता नहीं है, तटस्थता गुटनिरपेक्षता नहीं है, ठीक है, तटस्थीकरण गुटनिरपेक्षता नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, ठीक है, एक पक्षवाद गुटनिरपेक्षता नहीं है, फिर नॉन अटैचमेंट भी गुटनिरपेक्षता नहीं है। तो गुटनिरपेक्षता ये सारी चीजें नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। गुटनिरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। शुरुआत में गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या कितनी थी? 25 थी, जबकि वर्तमान में कितनी हो गई है? 120 हो गई है। ये याद रखना कि जो एशिया का जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 में होता है बेलग्रेड में, ठीक है, 5 चीजों को आप याद रखेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो 5 आंदोलन होते हैं इनको आप जरूर याद रखेंगे, बेलग्रेड, काहिरा, लुसाका, अल्जियर्स, कोलंबो, ये 5 सीक्वेंस में याद रखेंगे, यही 5 से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इन्हीं 5 से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? चौथा वाला अल्जियर्स, ठीक है। अल्जियर्स शिखर सम्मेलन में क्या होता है कि जो अल्जियर्स का कॉन्फ्रेंस होता है उसमें एनआईओ की मांग उठती है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की मांग पहली बार की जाती है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग पहली बार उठाई जाती है। तो आपको क्या याद रखना है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो संख्या कितनी थी? पहली बार 25 स्टार्टिंग में थी, लेकिन अब कितनी हो चुकी है? 120 हो चुकी है, ठीक है। द टर्म नॉन अलाइनमेंट वाज द फर्स्ट यूज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इनिशियली द मेंबर ऑफ नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज 25 वाइल एट प्रेजेंट कितने हैं? 120 है, ठीक है। इसका सचिवालय कहाँ पे है? जकार्ता के इंडोनेशिया, जकार्ता में है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही उस सम्मेलन का अध्यक्ष भी होता है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होगा, अगर मान लो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन भारत में हो रहा है तो इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भारत बनेगा, ठीक है। उस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन है अगर ये इंडोनेशिया में हो रहा है तो इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? इंडोनेशिया बनेगा। यानी जिस देश में ये सम्मेलन होगा उसी देश का वही देश इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। द कंट्री इन विच द कॉन्फ्रेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज हेल्ड प्रिसाइड्स ओवर इट, ठीक है। पर टाइम देखते हैं कितना टाइम हो चुका है। 1 घंटे 2 मिनट। अभी 1 घंटे की क्लास और लेंगे हम, लगभग 70-80 पेजों को कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए गुटनिरपेक्षता की नीति में नेहरू का क्या योगदान है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन औपचारिक रूप से कब स्टार्ट होता है? 1961 में होता है, पर इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही मान ली जाती है। 1947 में भारत ने एशियाई देशों के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया, जो आपने अभी ऊपर 1947 में 1945 में ये सब सम्मेलन होते हैं, ठीक है। इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्घाटन भाषण में बोला कि हम एशिया के लोग अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और उन सभी का सहयोग चाहते हैं जो हमसे सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम दूसरों का खिलौना बनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है नेहरू का कि हम जितने भी एशिया के देश हैं सभी आपस में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अपना विकास करना चाहते हैं। हम किसी भी गुट में जाके उनका पिछलग्गू नहीं बनेंगे, उनके नीतियों का अनुसरण नहीं करेंगे। हम किसी दूसरे के हाथ का कठपुतली नहीं बनेंगे, खिलौना नहीं बनेंगे, चाहे वो यूएसएसआर हो चाहे वो यूएसए हो, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी है। हमें आपस में एशिया के जितने भी देश हैं उनको एक मजबूत संगठन बनाना है और आपस में व्यापार, अपने आर्थिक समृद्धि को सुरक्षित करना है, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट formally came into existence in 1961 but started immediately after the Second World War. 1947 India called the Conference of the Leaders of Asian Countries. His inauguration speech in his conference Jawaharlal Nehru declared be the people of Asia, ठीक है, to stand on our own feet and want the cooperation of all those who are ready to cooperate with us. We are not ready to become the toy of others. हम किसी दूसरे का टॉय बनने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे, हम अपनी फ्री एंड फॉरेन पॉलिसी अपनाएंगे और हम अपना डेवलपमेंट एशिया के कंट्रीज मिल करके करेंगे, ठीक है। ये नेहरू ने बोला था। अब देखिए 1961 में
गुटनिरपेक्षता के 3 कर्णधार जो थे नेहरू, नासिर और टीटो ने इसके 5 आधार स्वीकार किए थे। ठीक है, गुटनिरपेक्षता के कितने आधार स्वीकार किए गए? 5 आधार स्वीकार किए गए। जैसे पंचशील के 5 सिद्धांत हैं, वैसे गुटनिरपेक्षता के भी 5 आधार 1961 में स्वीकार किए गए। इन 1961 द 3 लीडर्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट, नेहरू, नासिर एंड टीटो, ठीक है, एक्सेप्टेड इट्स 5 पिलर्स, इसके 5 पिलर्स को, ठीक है, इसके 5 पिलर्स को क्या किया इन्होंने? स्टैब्लिश किए। ये 5 पिलर कौन कौन से हो? देखिए, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति जो है, या फिर जो गुटनिरपेक्षता की नीति है, उसमें 5 पिलर्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे कि जो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में इसका सदस्य बनेगा, यानी कोई भी, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है गुटनिरपेक्षता का, इसमें जो भी मेंबर आएगा वो 5 पॉलिसीज को फॉलो करेगा। अगर वो 5 पॉलिसी को फॉलो नहीं करता तो वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मेंबर नहीं बनेगा। ठीक है, यानी सदस्य देश की स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए, तभी वह क्या बन पाएगा? तभी वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनेगा। सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, तभी वह क्या बन पाएगा? तभी वह सदस्य देश जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मेंबर बनेगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश क्या करेंगे? किसी भी सैनिक गुट का सदस्य नहीं बनेंगे, ये बात ध्यान रखना। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य देश हैं, किसी भी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता नहीं करेंगे, ये बात भी ध्यान रखना। सदस्य देश किसी भी महाशक्ति को अपने यहाँ सैनिक अड्डा बनाने की इजाजत नहीं देंगे, ये बात भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में रखा गया है कि जो भी सदस्य इसका बनेगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो भी देश सदस्य बनेगा, वो इन 5 बातों का ध्यान रखेगा कि उसकी तो अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए, और वह उपनिवेशवाद का विरोध करेगा, और वह क्या करेगा? और वह किसी भी मिलिट्री ब्लॉक का कोई मेंबर नहीं बनेगा, मिलिट्री ब्लॉक को नहीं ज्वाइन करेगा, और वो साथ के साथ क्या करेगा? वो किसी भी ऐसी देश के साथ, किसी ऐसे देश के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं करेगा जो सुपर पावर कंट्रीज हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 5वां हमारा, मेंबर कंट्रीज शुड नॉट हैव अलाउड एनी सुपर पावर टू इस्टेब्लिश मिलिट्री बेस इन हिज टेरिटरी। ठीक है, तो जो नेम के मेंबर होंगे वो किसी भी सुपर पावर को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो सुपर पावर उसकी टेरिटरी में आकर कोई मिलिट्री बेस बना ले। तो ये चीजें आप 5 आधार इसके हैं, 5 बेसिस हैं। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की संस्थाएं क्या हैं? कौन कौन संस्थाएं हैं? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विषयों एवं समस्याओं पर विचार करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन 2 संस्थाओं के माध्यम से कार्य करती है। ठीक है, एक तो समन्वय ब्यूरो होता है, दूसरा इसका सम्मेलन होता है। ठीक है, समन्वय ब्यूरो और सम्मेलन। सम्मेलन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सम्मेलन कितने प्रकार के होते हैं? एक गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है, दूसरा शिखर सम्मेलन होता है इसका। तो एक तो 2 संस्थाओं के माध्यम से ये कार्य करती है। कौन सी 2 संस्थाएं हैं? समन्वय ब्यूरो और सम्मेलन। ये 2 संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलता रहता है। लेकिन अगर सम्मेलन भी 2 तरीके से होता है, एक गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है और दूसरा शिखर सम्मेलन होता है। कोऑर्डिनेशन ब्यूरो होता है, दूसरा कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कॉन्फ्रेंस एक होगा मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स का, जो नेम की कंट्रीज के देश हैं। फिर उसका एक होगा समिट कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, ये 2 कॉन्फ्रेंस बेसिकली किए जाते हैं। अब देखिए, जो शिखर सम्मेलन होता है, शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष देशों का सबसे बड़ा अधिवेशन होता है, यह सबसे बड़ा सम्मेलन होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बना देगा, शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष देशों का सबसे छोटा सम्मेलन होता है, तो गलत हो जाएगा, बल्कि शिखर सम्मेलन सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, द समिट इज बिगेस्ट कन्वेंशन ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज। ठीक है, अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो शिखर सम्मेलन होता है कितने सालों के बाद होता है? तो हर 3 सालों के बाद होता है, जिसमें गुटनिरपेक्ष देशों के मुखिया या शासन अध्यक्ष क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, इट इज हेल्ड एवरी 3 years इन विच द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज पार्टिसिपेट।
शिखर सम्मेलन में प्रायः 4 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन होता है 4 वर्ष में होता है, 3 वर्ष में होता है, और इसमें 4 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। पूर्ण सदस्य होते हैं, एक पर्यवेक्षक सदस्य होते हैं, और पर्यवेक्षक सदस्य गैर राज्य सदस्य होते हैं, और अतिथि राष्ट्र होते हैं। ये सब मिलकर भागते हैं। फुल मेंबर, ऑब्जर्वर, नॉन स्टेट मेंबर और गेस्ट नेशंस, ये सब क्या करते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बस आपको ये पूछेगा कि शिखर सम्मेलन जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट सम्मेलन होता है और यह हर 3 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, कभी ये पूछ सकता है शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले मंत्री सदस्यों के कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो 4 प्रकार के सदस्य जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए इसका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन हुआ है खास करके इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ये 5 तो आप याद रखेंगे स्टार्टिंग के, बेलग्रेड, काहिरा, लुसाका, अल्जीयर्स और कोलंबो। यही 5 से क्या होता है, नेट में क्वेश्चन अब तक पूछा गया है सीक्वेंस में लगाने के लिए। ठीक है, बेलग्रेड, काहिरा, लुसाका, अल्जीयर्स और कोलंबो के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो 1961 से स्टार्ट होता है। जब पहला सम्मेलन होता है तो इसमें 25 देश हुए हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें कितने देश हैं, 120 कंट्रीज इन द प्रेजेंट टाइम में हैं। लेकिन बट स्टार्टिंग के टाइम इसमें 25 सदस्य देश थे। पहला इसका 1961 में होता है, फिर 64 में होता है, 70 में होता है, यानी हर 3 साल के बाद होता है। लेकिन यहाँ पे किसी कारण से क्या हो रहा है, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, इसकी मीटिंग को स्थगित किया जाता है बेसिकली। अब जो देखो 2023 में जो प्रस्तावित है वो कहाँ पे है, युगांडा में होगा 2023 में। ठीक है, 2023 में जो प्रस्तावित था, है नहीं था, वो कहाँ पे होगा, सॉरी 2023 में जो प्रस्तावित था वो युगांडा में प्रस्तावित था। ठीक है, चलिए अब ये आप याद रखें नहीं याद रखें, लेकिन 5 ऊपर के जरूर याद होने चाहिए। बेलग्रेड, काहिरा, लुसाका, अल्जीयर्स, कोलंबो, ये मैंने रटा हुआ था, आज भी मुझे रटा हुआ है, और आप भी इसको रट के जैसे मर्जी आप याद कर लें। यही 5 से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और इस 5 में से अल्जीयर्स वाला भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन में क्या होता है, 1973 में यहाँ से NIEO की मांग जो है विकासशील देशों ने पहली बार उठाई। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की मांग पहली बार विकासशील देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से उठाती हैं। चलिए देखते हैं, प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड सम्मेलन 1961 में हुआ इसका। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सबसे पहले 1955 में बांडुंग इंडोनेशिया में संपन्न जो होता है उसमें 29 एशिया अफ्रीका के देशों ने भाग लिया और यहीं से इसका आधार बना। ठीक है, जिसमें 23 एशिया के देश थे बांडुंग सम्मेलन में और 6 अफ्रीका के देश थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ऊपर ही बता दिया था। अब 20 सितंबर 1961 को बेलग्रेड शिखर सम्मेलन पहली बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बेलग्रेड शिखर सम्मेलन से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक स्टार्टिंग क्या होती है, फॉर्मल स्टार्टिंग इसकी यहीं से स्टार्ट होता है। इसकी अध्यक्षता किसने की, मार्शल टीटो ने की, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। 25 अफ्रीकी एशियाई देशों ने तथा 1 यूरोपीय देशों ने इसमें भाग लिया था। 25 अफ्रीकन एशियन कंट्रीज एंड 1 यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। प्रत्येक 3 वर्ष बाद इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, ऐसा निर्णय जो है प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन में लिया गया। ठीक है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में लिया गया कि हर 3 वर्ष के बाद क्या होगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में शांति एवं निशस्त्रीकरण पर बल दिया गया। ठीक है, पहले सम्मेलन में शांति निशस्त्रीकरण पर बल दिया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि इसी में डिसीजन लिया गया कि हर 3 वर्ष के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत जो होती है वास्तविक रूप में ये बेलग्रेड शिखर सम्मेलन से ही 20 सितंबर 1961 से होती है। ठीक है, फिर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण और घाना के राष्ट्रपति एनक्रुमा, तीनों ने क्या किया, भाग लिया। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, इन सब ने क्या किया, पहले जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। अब देखते हैं गुटनिरपेक्ष
दूसरा गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो कहाँ पे होता है, काहिरा मिस्र में होता है, ठीक है। 1964 में ये आयोजित किया था। मैंने आपको बताया था ये 5 आपको याद रखने हैं, बेलग्रेड, काहिरा, लुसाका, अल्जीयर्स, कोलंबो, ये 5 आप रट लो, इसी 5 से क्वेश्चन आता है, ठीक है। भारत की ओर से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भाग लिया था, ठीक है। अभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि दूसरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंडिया की तरफ से बिहाफ ऑफ इंडिया इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अब इसमें 47 देश के प्रतिनिधि एवं 10 पर्यवेक्षक देशों ने भाग लिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाने के लिए ऐड कर दिया गया है, कितने देशों ने भाग लिया, कितने प्रतिनिधियों ने। पहला वाला इंपॉर्टेंट है, जो पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें 25 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं चौथा शिखर सम्मेलन। हमें सारे शिखर सम्मेलन को नहीं पढ़ना है, इसीलिए हम चौथा शिखर सम्मेलन पढ़ रहे हैं। 1973 में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में आर्थिक प्रणाली में बदलावों के लिए बहुत से प्रस्ताव पेश किए गए। धीरे धीरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक मुद्दों पर अधिक ध्यान देने लग जाता है। फिर 1973 के अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों की निंदा की गई, जो गरीब देशों की अर्थव्यवस्था को क्या कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, गरीब देशों की अर्थव्यवस्था का शोषण कर रहे थे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे होता क्या है कि अब जो प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद था वो समाप्त हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे डायरेक्ट जो उपनिवेश था वो खत्म हो गया। तो अब विदेशी कंपनियों ने क्या किया, विदेशी कंपनियों ने व्यापार के माध्यम से विकासशील देशों का शोषण करना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि विकसित देशों ने विकासशील देशों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। किसके माध्यम से, बिजनेस और व्यापार के माध्यम से, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से विकसित देशों ने गरीब देशों की अर्थव्यवस्था को तबाह करना स्टार्ट कर दिया। अब इसी तबाह को रोकने के लिए 1973 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का चौथा सम्मेलन होता है, अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन, और इसमें बात की जाती है कि विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाएंगे, इसमें सुधार करेंगे, इसमें फोकस करेंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और साथ के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण विकासशील देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से इन्होंने क्या की, 1974 में नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई, जिसके अलग अलग मुद्दे थे, ठीक है। ड्यू टू द नॉन अलाइड मूवमेंट डेवलपिंग कंट्रीज रेज द डिमांड फॉर अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसको NIEO भी बोला जाता है, ठीक है। फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द यूनो in the year 1974 the main issue in which were as follow। इसके जो इन्होंने NIO की मांग उठाई, क्यों उठाई, ठीक है, इसके बहुत सारे कारण थे। अब देखो, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का शोषण किया जा रहा है विकसित देशों के द्वारा। विकसित देशों की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में जाती हैं, विकासशील देशों में जाती हैं, और वहां के अर्थव्यवस्था का शोषण करती हैं, वहां के कच्चे मालों को सस्ते दामों पर खरीद करके अपने देश में ले जाती हैं, और वहां से प्रोसेसिंग करके भारत को या किसी अन्य विकासशील देशों क्या कर रही हैं, शोषण के तरीकों का खोज कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब NIO के जो देश थे, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो विकासशील देश थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1974 में NIO की मांग उठा दी, नई अंतरराष्ट्रीय। इन्होंने बोला कि हमें अब एक नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था चाहिए। जो ये अर्थव्यवस्था बनी हुई है WTO या GATT, ठीक है, GATT जो बना हुआ है, GATT जो बना हुआ है क्या है, ये परंपरागत रूप से है, ये पुरानी अर्थव्यवस्था है, इसमें विकसित देशों का महत्व ज्यादा है, विकासशील देशों का महत्व कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब इस अर्थव्यवस्था में बदलाव आना चाहिए, और बदलाव आए जिससे कि विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देश भी अपना विकास डेवलप कर सके, ठीक है। अब देखिए इसके मुद्दे क्या थे, तीसरी दुनिया के देशों के बोझ को कम करना, ऋण के बोझ को कम करना था। अब यहाँ पे विकासशील देश क्या कर रहे हैं, अब विकासशील देश कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो विकसित देशों ने हमें जो कर्जा दे रखा था, इस कर्जे को भाई कम करो। अब पहला डिमांड इन्होंने उठा दिया, ठीक है, रिड्यूसिंग द डेब्ट बर्डन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। फिर इन्होंने बोला विकासशील देशों का उनके प्राकृतिक संसाधनों पर उनका अपना स्वामित्व होना चाहिए, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे जो भी विकासशील देशों में, उनके यहाँ जो उनके अर्थ के अंदर, जो उनके प्रकृति में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उन पर केवल और केवल उन्हीं विकासशील देशों का अधिकार होना चाहिए।
लेकिन होता क्या था कि जब कोई रिसोर्सेज मिलता था किसी भी कंट्री विकासशील देशों में, तो वहां पे विकसित देश आ जाता था और वहां की रिसोर्सेज को वो क्या करता था, अपने इंटरेस्ट के लिए यूटिलाइज करता था और विकासशील देशों को बहुत कम दाम देता था इसके लिए, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि जो नेचुरल रिसोर्सेज निकलेंगे उस पर विकसित देशों का नहीं बल्कि विकासशील देशों का ही वर्चस्व बना रहेगा। अब देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाएगा, विकासशील देश कह रहे हैं। ब्रिटेन वुड्स की आर्थिक प्रणाली में सुधार किया जाएगा। अब जो ब्रिटेन वुड्स की संस्थाएं थी, गैट, आईएमएफ, वर्ल्ड, है ना, ये सब क्या थी ये सब ब्रिटेन वुड्स की संस्थाएं थी। इनमें इन्होंने कहा कि सुधार की जाए, तकनीकी ट्रांसफर किया जाए, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जाए, ठीक है। डिमांड फॉर रिफॉर्म ब्रिटेन वुड्स इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। फिर कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनियों, ठीक है, कंपनीज। अब यहां पे विकासशील देश जो हैं डिमांड कर रहे हैं कि विकसित देश जो हैं वो एमएनसीज को रोकें, एमएनसीज पर नियंत्रण लगाएं, और तीसरी दुनिया को जो विकसित देश हैं, तीसरी दुनिया के जो कर्जा है उनको क्या करें, कर्जे को धीरे धीरे कम करें और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करें। लेकिन विकासशील देशों ने नारा दिया, व्यापार न की सहायता, ठीक है, ट्रेड नॉट एड, ठीक है। अल्जीयर्स का सम्मेलन में नारा दिया गया विकासशील देशों के द्वारा कि विकसित देश जो हैं हमारे साथ व्यापार करें, ठीक है। विकसित देश जो हैं विकासशील देशों के साथ क्या करें, व्यापार करें, विकासशील देशों को सहायता न दें। सहायता के नाम पर वो भारी भरकम पैसे दे देते थे, जिसमें विकासशील देश कर्जे में दब जाते थे और वो दबे रहते थे बेचारे, और कोई भी पॉलिसी का उनके विरोध नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए विकासशील देशों ने नारा दिया, ट्रेड नॉट एड, ठीक है, व्यापार न की सहायता, हमें हमारे साथ व्यापार करो, हमें सहायता मत दो। अब देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन होता है नई दिल्ली में, ठीक है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करती हैं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। शांति एवं सशक्तिकरण पर बल दिया गया, इसमें स्वाधीनता का नारा दिया गया। गांधी के गांधी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को इतिहास का सबसे बड़ा शांति आंदोलन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को विश्व इतिहास का या इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन या सबसे शांति आंदोलन बताया है, तो मिस्टर इंदिरा गांधी ने बताया, ठीक है, सॉरी मिसेस इंदिरा गांधी ने बताया। इन 1983 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी presided over the non-aligned conference held in New Delhi. She gave a slogan for peace, disarmament, development and independence. Mrs. Gandhi called the non-alignment movement the biggest peace movement in history. तो ये चीज आपको स्टार बना के रखना है। इन्होंने बोला कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, यह बिगेस्ट पीस इन द हिस्ट्री में है। अब देखिए, 16वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन 2012 में होता है। इसके बाद तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान, ठीक है, और इसमें 120 देशों ने भाग लिया, ठीक है। इसमें भी परमाणु सशक्तिकरण, मानवाधिकार, क्षेत्रीय मुद्दों पर क्या होती है, व्यापक चर्चा की जाती है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जवाहरलाल नेहरू काल में गुटनिरपेक्षता देखते हैं कि नेहरू के टाइम पे गुटनिरपेक्षता कैसे होती है, कैसे आगे बढ़ती है। फिर 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है या इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, 1964 में। 1947 से लेकर 1950 में भारत की गुटनिरपेक्षता नीति अस्पष्ट रही, बहुत क्लियर नहीं थी उस समय, ठीक है। इसी समय भारत का झुकाव पश्चिमी गुट की तरफ भी था। भारत जो था 1945 से लेकर के 1950 के बीच में जो था वो अमेरिका के पक्ष में ज़्यादा इसका झुकाव था। लेकिन 1952 में, 52-53 में जैसे कोरिया युद्ध में देखिए, कोरिया युद्ध में भी भारत ने पश्चिमी देशों का समर्थन करते हुए उत्तर कोरिया को आक्रामक बोल दिया, ठीक है। अब देखो 1952-53 में क्या होता है, कोरिया वॉर होता है, ठीक है। इस कोरिया वॉर में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच वॉर होता है, जिसमें पश्चिमी देशों ने किसका समर्थन किया,
उत्तर कोरिया का समर्थन किया, नॉर्थ कोरिया का समर्थन किया, ठीक है। पश्चिमी देशों का समर्थन करते हुए भारत ने क्या बोला, भारत ने नॉर्थ कोरिया को आक्रामक बोल दिया, ठीक है। जबकि पश्चिमी देशों ने खास करके दक्षिणी कोरिया का समर्थन किया था, ठीक है, दक्षिणी कोरिया का समर्थन किया था, और वहीं उत्तरी कोरिया का समर्थन जो था यूएसएसआर ने किया था। ये बात ध्यान रखेंगे, उत्तरी कोरिया का समर्थन यूएसएसआर ने, जबकि दक्षिणी कोरिया का समर्थन अमेरिका ने किया था। अब देखिए आगे चलती है कहानी। 1953 में स्टालिन जो है सोवियत संघ के प्रधानमंत्री बनते हैं। सॉरी, 1953 में स्टालिन की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद भारत के प्रति सोवियत का दृष्टिकोण काफी अच्छा हो जाता है, लेकिन जब तक ये स्टालिन थे इन्होंने भारत के लिए कोई अच्छा स्टैंड नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही इनकी डेथ होती है और उसके बाद से जो सोवियत यूनियन है उसका दृष्टिकोण काफी उदार हो जाता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की सोवियत संघ से साथ क्या होती है, निकटता बढ़ जाती है। देखिए अब 1947 से लेकर के देखो, 1947 से 1950 तक भारत का झुकाव किसकी तरफ था, अमेरिकन ग्रुप की तरफ था, पश्चिमी तरफ। लेकिन 1953 में स्टालिन मरता है। स्टालिन के मरने के बाद क्या होता है, फिर भारत का झुकाव धीरे धीरे जो है यूएसएसआर की तरफ हो जाता है। 1954 की पाकिस्तान अमेरिका संधि के अनुसार, संधि नहीं, संधि के अनुसार 1954 में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक संधि होती है, जिसमें अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को क्या दिया जाता है, बड़े पैमाने पर हथियार दिया जाता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की, जिससे भारत क्या हुआ, भारत के लिए एक चिंता का विषय बना कि अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की, कभी भी वॉर हो सकता है। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए भारत का झुकाव किसकी तरफ बढ़ने लगा, भारत की झुकाव जो है सोवियत यूनियन की तरफ, सोवियत यूनियन की तरफ आगे बढ़ने लगा, यह सोवियत संघ की तरफ आगे बढ़ने लगा। लाजिमी था, क्योंकि पाकिस्तान का समर्थन एक तरफ अमेरिका कर रहा था, तो बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने के लिए, शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी था कि भारत को भी किसी बड़ी महाशक्ति का समर्थन मिले। तो भारत का झुकाव जो था वो सोवियत संघ की तरफ या सोवियत यूनियन की तरफ चला गया, ठीक है। गोवा के प्रश्न पर अब देखिए, गोवा में क्या था, गोवा में पुर्तगालियों ने गोवा को, अभी तक भी भारत आजाद हो गया, लेकिन 1961 में जाकर के गोवा को मुक्ति मिली, ठीक है। इस पर 1961 तक जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर अटैक कर रखा था, अपना कब्जा बना रखा था। गोवा के प्रश्न पर पुर्तगाल का समर्थन करने के कारण भारत और अमेरिका के संबंधों में क्या हुई, कटुता आई। अमेरिका ने समर्थन किया कि पुर्तगाल को गोवा में बने रहना चाहिए, तो भारत इससे नाराज हो गया, क्योंकि गोवा क्या है, भारत का अभिन्न अंग है। तो भारत चाहता था कि पुर्तगाली गोवा से बाहर निकले, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा था, अमेरिका ने पुर्तगालियों का समर्थन किया कि पुर्तगाली जो है अभी भी गोवा में बने रहें। भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा रूस की सद्भावना यात्रा की गई तथा रूस से व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को शुरुआत की जाती है, ठीक है। बेटरनेस ग्रू इन द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका ड्यू टू द सपोर्टिंग पोर्चुगल ऑन द गोवा इश्यू, ठीक है। फिर इसी टाइम पे नेहरू क्या करते हैं, रसिया का एक दौरा करते हैं, एक टूर विजिट पे जाते हैं, और इंडिया और रसिया के बीच में गुडविल को लेकर के प्रपोजल आता है, जिसमें इकोनॉमिक इंक्रीज, इकोनॉमिक रिलेशंस को बढ़ाने पर बात की जाती है, ठीक है। अब रूस द्वारा फिर अब क्या होता है, रूस के द्वारा भारत में भिलाई इस्पात कारखाने हेतु आर्थिक तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। फिर 1955 में हंगरी मामले में भारत द्वारा रूस का समर्थन किया जाता है, ठीक है। और 1956 में देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, 1956 में क्या होता है, स्वेज नहर का मामला आता है, स्वेज संकट बोलते हैं इसको, 1956 के मामलों को स्वेज संकट। स्वेज संकट में क्या होता है, स्वेज संकट मामले में रूस का समर्थन भारत ने किया, और फ्रांस ने, ब्रिटेन और इजराइल ने, तीन देशों ने मिलकर के किसके ऊपर अटैक कर दिया, इसके ऊपर, मिस्र के ऊपर, ठीक है। मिस्र के ऊपर किसने अटैक कर दिया, मिस्र के ऊपर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने, तीनों ने मिलकर के क्या किया, अटैक कर दिया। तो अटैक करने पर भारत ने क्या किया, मिस्र देश के आक्रमण की निंदा की, कि फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब की, इजराइल की भारत ने क्या आलोचना की कि ये गलत तरीके से अटैक किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये याद रखेंगे कि 1956 में क्या हुआ था, स्वेज नहर का संकट का मामला आया था, और इस स्वेज नहर संकट में मिस्र के ऊपर, मिस्र एक देश है, ठीक है, मिस्र देश है, मिस्र के ऊपर फ्रांस ने, ब्रिटेन ने और इजराइल ने, तीनों ने मिलकर के अटैक किया, और इस अटैक की भारत ने क्या की, आलोचना की, इस आक्रमण की भारत ने
आलोचना की, ठीक है। इंडिया सपोर्टेड रसिया इन द सुएज कैनाल इन केस इन 1956 एंड कंडेम्ड द अटैक ऑन इजिप्ट बाय फ्रांस, ब्रिटेन एंड इसराइल, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया, कंडेम्ड किया इसका। अब देखिए 1957 के बाद आर्थिक संकट, विदेशी मुद्रा की कमी, खाद्यान्न के अभाव जैसे मुद्दों ने भारत के दृष्टिकोण में पुनः पश्चिमी देशों की ओर झुका दिया। अब 1957 आते आते क्या होता है, भारत के सामने इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, फॉरेन पॉलिसी को कमी आती है, ठीक है, फॉरेन रिजर्व में कमी आती है, फॉरेन करेंसी में कमी आती है, फूड शॉर्टेज होता है भारत में। तो इससे क्या होता है, इंडिया का जो एटीट्यूड था, भारत का झुकाव जो था, वो फिर से कहाँ चला जाता है, पश्चिमी देशों की तरफ चला जाता है। फिर नेहरू द्वारा अमेरिका की सद्भावना यात्रा की जाती है और पश्चिमी साम्राज्यवाद विरोध के स्वर को धीमा कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेहरू क्या करते हैं, अमेरिका में यात्रा करते हैं, और जो अभी तक भारत जो है पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध कर रहा था, अब उस विरोध को भारत ने धीरे धीरे कम कर दिया, क्योंकि भारत के सामने समस्याएं थी। फिर 1962 में भारत पर चीन द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है इसी टाइम पे, जिससे भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति की क्या होती है, कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है भारत को। हालांकि युद्ध में भारत को दोनों गुटों से सहायता प्राप्त हुई। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, भारत चीन युद्ध के समय भारत को अमेरिका और यूएसए और यूएसएसआर दोनों गुटों से क्या मिलती है, सहायता मिलती है। ये वाला इंपॉर्टेंट ट्रिक, ठीक है। चाइनाज अटैक ऑन इंडिया इन 1962 पुट इंडियाज नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी टू द सीवियर टेस्ट। हाउएवर इंडिया रिसीव्ड द हेल्प फ्रॉम द बोथ ब्लॉक्स ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि भारत को दोनों तरफ से समर्थन मिलता है। एक तो अमेरिका चाहता था, चीन कैसा देश है, साम्यवादी देश है, जो हिसार के खेमे में जुड़ा हुआ था। तो अमेरिका का एक उद्देश्य था कि साम्यवाद के प्रसार को रोकना था और चीन के प्रसार को भी रोकना था साथ के साथ। तो ऐसे में भारत का उसने समर्थन कर दिया, और रूस ने भारत का समर्थन इसलिए किया क्योंकि भारत चाहता था कि हम रूस का समर्थन करेंगे, रूस चाहता था कि अगर हम भारत का समर्थन करेंगे तो भारत का झुकाव जो है वो पश्चिमी देशों की तरफ ना होकर के हमारे सोवियत संघ की तरफ आ जाएगा। तो दोनों की तरफ भारत, इसीलिए दोनों देशों ने क्या किया, भारत को सहायता पहुंचाई, दोनों ग्रुपों ने सहायता पहुंचाई। फिर 1963 में भारत और अमेरिका के मध्य अणु असैनिक उपयोग के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। इसी टाइम पे क्या आता है, पीटीबीटी आता है, पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी आता है। फिर 1964 में मझगांव बंदरगाह के पुनर्निर्माण तथा लिंडरवर्ग के युद्धपोतों के निर्माण के विषय में भारत और ब्रिटेन के मध्य एक सुरक्षा संधि भी की जाती है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको 1963 में क्या याद रखना है, पीटीबीटी। पीटीबीटी क्या हुआ, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, इस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं किया है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, जून 1964 में भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने अमेरिका की यात्रा की तथा दोनों देशों के मध्य क्या होता है, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में चीनी आक्रामक गतिविधियों को रोकने के लिए उपाय किया जाता है, ठीक है। अब अमेरिका के टूर पर जाते हैं भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन, और अमेरिका के साथ एक समझौता करते हैं कि जो देखिए दक्षिण एशिया के जो देश हैं इस पर चीन का आक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो चीन के आक्रमण को रोकने के लिए क्या होती है, एक समझौता किया जाता है भारत और अमेरिका के बीच में कि चीन जो है दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव ना बना पाए। फिर मास्को जो है रूस में है, इसके साथ क्षेत्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। फिर देखते हैं मूल्यांकन, गुटनिरपेक्षता का मूल्यांकन क्या है। भारत की गुटनिरपेक्षता नीति पूर्णतः नेहरू के दृष्टिकोण और अंतः प्रज्ञा पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। इसी कारण गुटनिरपेक्षता को सुसंगत एवं बोधगम्य नीति के रूप में कठिनाई पैदा हो गई है, बिल्कुल सही है। नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता को विदेश नीति का साधन तथा लक्ष्य दोनों एक साथ मान लेना क्या था, नेहरू की एक बहुत बड़ी भूल थी। तो भारत ने गुटनिरपेक्षता को क्या मान लिया, साध्य और अपना इसका लक्ष्य दोनों मान लिया, ठीक है। साधन और लक्ष्य दोनों मानना भारत के लिए क्या हुई है, बहुत घातक साबित हुई। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन नेहरूज विजन एंड इंट्यूशंस
This is why there was a difficulty in making non-alignment a coherent and comprehensible policy. It was a grave mistake on Nehru's part to consider non-alignment as a both mean as a goal of foreign policy. ठीक है, तो ये मूल्यांकन है। और देखते हैं मूल्यांकन में और क्या चीजें हैं थोड़ी सी। गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति की आधारशिला है, मूल्यांकन इसका है बिल्कुल सही है। 1962 चीनी आक्रमण से पहले भारत द्वारा विदेशी सहायता अस्वीकार करना और बाद में फिर उसे विदेशी सहायता को स्वीकार करना, इससे भारत की क्या हुई, इससे भारत की हंसी उड़ाई गई। पहले तो भारत ने किसी भी गुट का समर्थन नहीं लिया, फिर बाद में उसने भारत ने समर्थन ले लिया, तो इससे क्या होता है, भारत की विदेश नीति की आलोचना की जाती है। अब देखिए, भारत चीन युद्ध में पराजित होने पर भारत की खूब आलोचना होती है। कहा जाता है कि यदि अगर भारत पश्चिमी गुट में होता, अगर भारत अमेरिका के गुट में होता, यूएसए वाले गुट में होता, तो चीन भारत पर आक्रमण कभी करने का साहस नहीं जुटाता। इस संबंध में एशियाई अफ्रीकी देशों द्वारा भी भारत की सहायता नहीं की गई, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि एशिया और अफ्रीका के देशों ने भी भारत की सहायता नहीं की जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। इंडिया वॉज severally criticized for its defeat in the Indo-China War. If India had joined the Western Bloc, China would not have dared to attack India. In this regard, India was not helped by Asian African countries. देखो, अब यहाँ पे वॉर तो हो जाता है, लेकिन एशिया अफ्रीका के किसी देशों ने भारत की सहायता नहीं की, जो कि वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश भी रह चुके थे, ठीक है। इस प्रकार भारतीय गुटनिरपेक्षता ने शत्रुओं और मित्रों दोनों को भ्रमित कर दिया। यह भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने में भी असफल सिद्ध हुई, ठीक है। इस प्रकार नेहरू के युग में भारत की गुटनिरपेक्षता सफलता असफलता के विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट आपको समझना है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। नैम के हवाना सम्मेलन 1979 में साम्यवादी नेता फिदेल कास्त्रो ने, इनके द्वारा प्राकृतिक मित्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, ठीक है, जिसमें उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपना स्वाभाविक मित्र बताया। किसने? फिदेल कास्त्रो ने। तो भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि भारत जो था वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थक है, किसी भी गुट में जाना नहीं चाहता था। इसीलिए भारत ने प्राकृतिक मित्र के सिद्धांत को क्या कर दिया? नकार कर दिया। फिदेल कास्त्रो प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल फ्रेंड, ठीक है, बट इंडिया हैज इसे क्या कर दिया? रिजेक्टेड कर दिया। नेचुरल फ्रेंड के सिद्धांत को भारत ने क्या किया? प्राकृतिक मित्र के सिद्धांत को भारत ने नकार दिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और है, ब्लैक करके लिखा गया है, इसको आप स्टार बना के लिखेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 1973 के अल्जियर्स सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई गई। द डिमांड फॉर अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वॉज रेज्ड इन द 1973 अल्जियर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है। फिर आगे थोड़ा सा और देखते हैं फैक्चुअल डेटा। हरारे सम्मेलन 1986 में होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हरारे सम्मेलन 1986 में अफ्रीका के विकास के लिए अफ्रीकी फंड की स्थापना की जाती है। अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए अफ्रीकी फंड की स्थापना की जाती है, जिसका पूरा नाम क्या है? अफ्रीकन फॉर रेजिस्टिंग इन्वेशन, कॉलोनियलिज्म एंड अपार्थाइड फंड। अफ्रीका फंड इसका पूरा शॉर्ट नेम है, ठीक है। नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को तीसरा गुट नहीं बल्कि शांति का गुट कहा है। नेहरू एड्रेस्ड नॉन अलाइन एज अ पीस ग्रुप एंड नॉट अ थर्ड ग्रुप। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संबंध में। 5D क्या है, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी शब्दावलियां पेपर में, जैसे आशियान संबंधित शब्दावली आती है कि फ्लाइंग बीज क्या है, ठीक है। वैसे शब्दावली है 5D का संबंध किससे है? 5D का संबंध जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन से है। पहला डी क्या है? पहला डी है डी कोलोनाइजेशन, दूसरा डी है डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, तीसरा डिटेंट करेंगे, चौथा है डिसआर्मामेंट करना, डेमोक्रेटाइजेशन करना, ठीक है, लोकतंत्रीकरण करना, लोकतंत्रीकरण, निशस्त्रीकरण यानी हथियारों को समाप्त करना, डिटेंट यानी कि तनाव शिथिलता लाना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का
उद्देश्य है। डेवलपमेंट यानी विकास करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश। डीकोलोनाइजेशन यानी उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे। ये तो 5D है, ठीक है। 5D का संबंध किससे है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन से 5D का संबंध जुड़ा हुआ है, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखेंगे। फिर देखते हैं अब लुक अफ्रीका पॉलिसी क्या है। लुक अफ्रीका पॉलिसी पे क्वेश्चन नेट में आया हुआ है। लुक अफ्रीका पॉलिसी का निर्धारण सबसे पहले किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत ने अफ्रीका में रंग भेद नीति का आरंभ से ही क्या किया? स्टार्टिंग से इसने नेहरू ने भारत ने या नेहरू ने अफ्रीका में जो काले गोरों को लेकर के भेदभाव चल रहा था इसका भारत ने विरोध किया। आर्थिक सहयोग व आत्मनिर्भरता में वृद्धि इसका प्रमुख आयाम था लुक अफ्रीका पॉलिसी का। फिर आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में सबकी एकजुटता, पारस्परिक सहयोग लुक अफ्रीका पॉलिसी का एक आयाम था। शांति, सुरक्षा व स्थायित्व का प्रयास किया गया। अफ्रीकी सेना को भारतीय सहयोग दिया गया, ये लुक अफ्रीका पॉलिसी में बनाया गया। लुक अफ्रीका पॉलिसी की वजह से 2008 में भारत में अफ्रीका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये स्टार आप बना रखेंगे, ठीक है। लुक अफ्रीका पॉलिसी वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय द India's first Prime Minister Nehru. India had opposed the policy of apartheid in Africa from every beginning. ठीक है। Increase in economic cooperation and interdependence was its main dimension. Utility and mutual cooperation of all fight against terrorism. Effort for peace, security and stability. Indian supports to the African Army. Due to Look Africa policy, India-Africa Summit was organized in 2008. तो ये चीजें अफ्रीका पॉलिसी के बारे में आप थोड़ा सा चीजों को सीख के चलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल खत्म होता है 1964 तक था। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है। फिर लाल बहादुर शास्त्री 2 साल के लिए 64, 65, 66 3 सालों के लिए बनते हैं ये, ठीक है। शास्त्री युग जिसे बोला जाता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पड़ोसी देशों के साथ अच्छा व्यवहार बनाया, अच्छे संबंध बनाए। शास्त्री जी ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर विशेष ध्यान दिया, यानी आसियान के देशों पर इन्होंने विशेष ध्यान देना शुरू किया। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने महाशक्तियों पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए थे। अब देखो नेहरू और शास्त्री में 2 अंतर है। अब नेहरू जो थे महाशक्तियों के ऊपर ध्यान देते थे, लेकिन शास्त्री जी ने क्या किया? दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश थे जैसे म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इन सब देशों पर क्या किया? शास्त्री जी ने फोकस किया। शास्त्री जी पेड स्पेशल अटेंशन टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वेयर एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नेहरू वॉज फोकसिंग ओनली ऑन सुपर पावर्स। अब देखिए 1965 में अक्टूबर 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने आकाशवाणी पर देश को संबोधित करते हुए एक नारा दिया जो एग्जाम में आया हुआ है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, अक्टूबर 1965 में दिया, ठीक है। इस नारे का मकसद उन्हें संकेत देना था, उन्हें बताएं कि देश की वास्तविक शक्ति उनमें निहित है। उन्हें संकेत देने का मतलब किसको है? किसान और जवानों को, किसान और सेनाओं को, ठीक है। वास्तविक शक्ति उनमें निहित है और भारत को आत्मनिर्भर बनाता है, ठीक है। उसके बाद हरित और श्वेत क्रांति ने भारत में खेती और डेयरी उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया गया, ठीक है। जय जवान जय किसान नारे के बाद क्या होता है? भारत में एक तो हरित क्रांति आती है। हरित क्रांति में गेहूं, चावल उत्पादन, ये सब जो फसलें हैं इन सबको बढ़ा दिया जाता है। फिर भारत में श्वेत क्रांति आती है। श्वेत क्रांति में डेयरी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, इन सब चीजों को क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है। अब देखिए इन अक्टूबर 1965 लाल बहादुर शास्त्री एड्रेस द नेशन ऑन ऑल इंडिया रेडियो एंड coined the slogan जय जवान जय किसान। The slogan was intended to signal to them, tell them that the real power of country lies in them and make India self-reliant. The green and white revolution that followed increased the India's farm and dairy production many folds, ठीक है। बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे कई गुना इसकी जो ग्रीन ऑन व्हाइट रेवोल्यूशन किया गया उसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इनका बढ़ गया, ठीक है। अब देखते हैं भारत पाक युद्ध
दूसरा पाक युद्ध होता है, ठीक है। तो अब हम एक बार वीडियो की स्ट्रेंथ देख लेते हैं। लगभग 1 घंटे 44 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो हम लाल बहादुर शास्त्री को पूरा पढ़ेंगे कंप्लीट आज, ठीक है। भारत पाक युद्ध दूसरा युद्ध था भारत और पाकिस्तान के बीच में। पहला वाला 1948 में होता है, जब कबायली आक्रमण हो जाता है कश्मीर में, ठीक है। 1958 में क्या होता है, पाकिस्तान में सैन्य शासन लागू हुआ। साथ ही पाक अपनी तटस्थ नीति छोड़कर अमेरिकी खेमे में शामिल हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि पाकिस्तान में सैनिक शासन आ जाता है 1958 में, और जो अभी तक पाकिस्तान एक न्यूट्रल बना हुआ था, यह तटस्थ बना हुआ था, अब वो क्या करता है, वो अमेरिका की तरफ शामिल हो जाता है। 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत की हार से पाकिस्तान का क्या हो जाता है, मन बढ़ जाता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है कि चाइना ने हरा दिया तो हम भी हरा देंगे। और इसी मनोबल के कारण भारत के ऊपर पाकिस्तान ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान को मुंह के खाने पड़े, ठीक है। पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली, करारी पराजय मिली। पाक ने कश्मीर को हथियाने हेतु अपने सैनिकों को नागरिक के रूप में कश्मीर में भेजने लगा। इन 1958 पीस रूल वॉज अपोज्ड इन पाकिस्तान ज्वाइन द अमेरिकन कैंप बाय गिविंग अप इट्स न्यूट्रल पॉलिसी। India's defeat in the Indo-China War in 1962 boosted Pakistan morale. In order to the capture Kashmir, Pakistan started sending the soldiers to the Kashmir civilian grab, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, भारत पाकिस्तान जो भारत चाइना का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भारत की हार होती है, तो इससे पाकिस्तान खुश हो जाता है और उसका मनोबल जो है बढ़ जाता है। और इसी मनोबल के कारण क्या करता है, भारत का कश्मीर प्रांत को पाकिस्तान हथियाने की कोशिश करता है कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लिया जाए। तो इसी के थ्रू क्या करता है, धीरे धीरे कश्मीर में कुछ सैनिकों को भेजता है, जिससे कि कश्मीर पर कब्जा किया जाए। लेकिन अप्रैल 1965 में क्या होता है, फिर अप्रैल 1965 में कच्छ का रण शुरू हो जाता है, जो गुजरात में है। इसके क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर 30 जून 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी समझौता युद्ध विराम होता है। 20 सितंबर 1965 को यूएनओ में प्रस्ताव पास कर युद्ध विराम किया गया। शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने खुलकर युद्ध में भाग लिया और पाकिस्तान को क्या किया, पराजय मिलती है, ठीक है। अब सेकेंड भारत पाक युद्ध में क्या होता है, 1965 में पाकिस्तान को हार मिलती है और इसमें जो है भारतीय सेना की विजय होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, जब भारत की सेना जीतती है और पाकिस्तान की सेना हारती है, तो पाकिस्तान क्या करता है, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के लिए राजी होता है, ठीक है। ताशकंद कहाँ पे है, ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान में है ये। 10 जनवरी 1966 इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 जनवरी 1966 सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोशिगिन के प्रयासों से, किसके प्रयास से हुआ था समझौता, कोशिगिन के प्रयासों से ताशकंद वर्तमान उज्बेकिस्तान की राजधानी, ठीक है, ये ताशकंद। तत्कालीन समय में यह सोवियत संघ का रूस का भाग था। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान ने 10 जनवरी 1966 को ताशकंद पर हस्ताक्षर किए। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ताशकंद पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए, लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान। आयूब खान कौन था, पाकिस्तान का राष्ट्रपति था। क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, नहीं, पाकिस्तान का राष्ट्रपति आयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच में 10 जनवरी डेट याद रखेंगे 1966 को ताशकंद में समझौता होता है, जिस समझौते की मध्यस्थता सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोशिगिन के प्रयासों से होता है ये, ठीक है। 10 जनवरी 1916 ड्यू टू द एफर्ट ऑफ सोवियत यूनियन प्राइम मिनिस्टर कोशिगिन, ताशकंद कैपिटल ऑफ द प्रेजेंट डे में उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। देन पार्ट ऑफ सोवियत, तब उस समय ये पार्ट ऑफ सोवियत रशिया का पार्ट था, वॉज साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड
प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे, आयूब खान ने 10 जनवरी को साइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ताशकंद समझौते में क्या क्या शर्तें की गई। दोनों पक्षों यूएनए के घोषणा पत्र के अनुसार भारत व पाक अच्छे पड़ोसी संबंध बनाएं। दोनों देश सशस्त्र सैनिक अपने पूर्व स्थानों पर वापस जाएंगे तथा युद्ध विराम का पालन करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह जो है ताशकंद समझौते में शर्तें रखी गई। ठीक है, यानी शांति को लेकर के कहीं ना कहीं बात पूरी तरीके से की गई कि जो दोनों देश एक दूसरे की सीमा में घुस गए थे वो अपनी सीमा में वापस चले जाएं और एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक एक करके बताई गई हैं। फिर इसमें और क्या था, दोनों देश के मध्य राजनयिक संबंध सामान्य तरीके से स्थापित किए जाएंगे, ये भी बात की गई। दोनों देशों में एक दूसरे के उच्चायुक्त यानी जो हाई कमिश्नर्स होते हैं वो अपॉइंटमेंट किए जाएंगे दोबारा से। दोनों देशों के बीच आर्थिक व व्यापारिक संबंध क्या होंगे, दोबारा से स्टार्ट होंगे, इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन बिटवीन टू नेशंस। दोनों देश समय समय पर संधि से संबंधों पर क्या करेंगे, संधि से संबंधित मुद्दों पर विचार करेंगे कि संधि में क्या क्या बातें की गई है, उन दोनों संधियों को फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर आगे देखें ताशकंद समझौते से भारत को क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। भारत को न सिर्फ उन प्रदेशों को छोड़ना पड़ा जो युद्ध मैदान में जीते। देखो भारत ने क्या किया था, 1965 के वार में भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के बहुत सारे प्रांतों को जीत लिया था, बहुत सारे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जब समझौता हुआ, समझौते में कहा गया कि इंडिया की आर्मी अपने टेरिटरी में वापस चली जाए और पाकिस्तान की आर्मी अपने क्षेत्र में वापस चली जाए। तो इससे क्या हुआ, भारत की आर्मी ने जितना भी क्षेत्र जीता हुआ था उस क्षेत्र को भारत को छोड़ना पड़ा। इससे भारत को बहुत काफी नुकसान हुआ। ठीक है, बल्कि कश्मीरी प्रदेशों को भी भारत छोड़ना पड़ा जिन पर वैधानिक दृष्टि से भारत का पहले अधिकार था। तो भारत को बहुत सारा लॉस होता है इस समझौते से। अब इसी समझौते के परिणाम स्वरूप क्या होता है इसी समझौते के परिणाम स्वरूप जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो जाती है, रास्ते में ही निधन हो जाता है। निधन इनका एक सस्पेंस बना हुआ, क्यों इनकी मृत्यु होती है, क्या इनको विष दे दिया गया, क्या इनको अटैक आ गया, क्या चीजें थी जिसकी वजह से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। 10 दिसंबर को समझौता होता है, ठीक उसके अगले दिन 10 जनवरी ताशकंद समझौता कब हुआ था, 10 जनवरी को हुआ था। 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ था। ठीक उसके एक दिन बाद 11 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री जी का रास्ते में ही क्या होता है, निधन हो जाता है। शास्त्री जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु कहाँ होती है, विदेशी धरती पर होती है। शास्त्री ही पहले व्यक्ति है जिनको मरने के बाद भारत रत्न दिया गया। ठीक है, शास्त्री इज द फर्स्ट पर्सन हु वाज अवॉर्डेड बाय द भारत रत्न। ठीक है, तो 11 जनवरी 1966 को इनकी डेथ हो जाती है। ये चीज आप थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर अब देखेंगे हम इंदिरा युग। इंदिरा युग को हम नए वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं क्या चीजें आपको इस वीडियो में अच्छी लगी, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो कंटिन्यू वीडियो अगले पार्ट में भी बनेगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।